सेल्स फोरकास्टिंग, यहाँ पे आप फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब अगर समझेंगे तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। आप किसी पंडित के पास जाते हैं, ज्ञानी के पास जाते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो वो अपनी नॉलेज का यूज़ करके आपको जो है एक अंदाज़ा लगाते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, या फिर आप जो है आप IT सेक्टर में काम करेंगे, आपको टीचिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप जो है डॉक्टर बनेंगे। तो एक प्रिडिक्शन लगाते हैं अपने कैलकुलेशन का और आपके ऊपर स्टडी करके। तो वही चीज़ प्रिडिक्शन या फिर फ्यूचर होता है, प्रिडिक्शन या फिर एस्टिमेशन होता है फ्यूचर का। तो इसी तरीके से जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी जो है अपने सेल्स का फोरकास्ट करते हैं, यानी कि फ्यूचर में उनकी क्या सेल हो सकती है। वो अभी की डेटा के बेसिस पे, प्रीवियस की डेटा के बेसिस पे, नॉलेज रिसर्च के बेसिस पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है इतना हमारे पास जो है सेल्स हो सकता है कंपनी का। तो वही चीज़ सेल्स फोरकास्ट कहलाता है। सेल्स फोरकास्ट का मतलब हो गया एस्टिमेशन ऑफ सेल्स इन फ्यूचर। अगर एक लाइन में कहें तो एस्टिमेशन ऑफ सेल्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है। जैसे कि आज जो है अभी 80,000 यूनिट जो है आपका सेल होता है प्रीवियस ईयर में, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं उसके बेसिस पे कि हाँ कम से कम 80 यूनिट्स या 80,000 यूनिट्स या फिर 1 लाख यूनिट्स हमारा सेल जा सकता है। तो वो बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इसको जो है कहीं कहीं पे इंटरचेंजेबली डिमांड फोरकास्टिंग भी कहते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग को हम डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो गया, ये एक तरीके का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू बाय प्रिडिक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ए सेल्स यूनिट विल सेल इन द नेक्स्ट वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर। यानी कि सेल्स फोरकास्टिंग हो गया एक प्रोसेस है जहां पे हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू कैसे आएगा, जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो फ्यूचर में क्या हमारा सेल्स होगा, कितना यूनिट हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है, किसी एक वीक में, मंथ में या फिर क्वार्टर के या फिर ईयर में, तो उसी के एस्टिमेशन को ही हम क्या कहते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं। ये सेल्स यूनिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल्स यूनिट का मतलब कोई भी इंडिविजुअल सेल्स पर्सन कितना सेल करेगा, एक सेल टीम कितना सेल कर सकती है, या फिर पूरी कंपनी ओवरऑल पूरी कंपनी की कितनी सेल हो सकती है अगले महीने में, अगले हफ्ते में या फिर पूरे साल में। तो उसके एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग। तो सिंपल सा अगर हम ऑनलाइन में कहें तो एस्टिमेट करना कि फ्यूचर में यानी कि अगले हफ्ते, अगले महीने या फिर अगले साल हमारा क्या सेल हो सकता है, कितना यूनिट हम सेल कर सकते हैं, उसी को हम सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं। तो फिलिप कोटलर ने इसको डिफाइन किया हुआ है, द कंपनी फोरकास्ट इज द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ कंपनी सेल बेस्ड ऑन ए चूजन मार्केटिंग प्लान एंड अज्यूम्ड मार्केटिंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंपनी फोरकास्ट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की सेल्स आगे जाके कितनी हो सकती है, करंटली जो मार्केटिंग प्लान है हमारा या फिर जो हमारी मार्केटिंग एनवायरमेंट है उसको अज्यूम करते हुए हमारा आने वाले साल में या आने वाले हफ्ते में हमारी सेल कितनी हो सकती है, उसको अज्यूम करना ही क्या कहलाता है, कंपनी फोरकास्ट है, भी सेल्स फोरकास्टिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी को हम मार्केटिंग एफर्ट से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर ले गए तो आपकी सेल्स इंक्रीज करेगी। तो आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स आप लगा रहे हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन सब का यूज़ करके जो आप जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो उसको अपॉर्चुनिटी से मैच कर लेना। मैच कर लेगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, नहीं मैच कर पाए तो सेल्स घट भी सकती है या फिर हो सकता है जितनी थी उतनी रह जाएगी। तो दैट इज़ सेल्स फोरकास्टिंग। अब हम बात कर लें कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो सेल्स फोरकास्टिंग के देखिए एक तरीके को पहले तो ये फोरकास्ट प्रोवाइड करता है कि आपको रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। आप सपोज करिए कि आपकी फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि अगले साल 1,000 यूनिट और एक्स्ट्रा सेल कर सकते हैं, यानी 80,000 था, 90,000 आप सेल कर सकते हैं सपोज करें। तो फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी आपको ज़्यादा होगी, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको जो है हेल्प करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग, आपको प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करेगा कि प्रोडक्शन कब कितना कैसे करना होगा, उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे, सबको अरेंज करने के लिए वो प्लानिंग करने में हेल्प करता है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि सेल्स डाउन हो जाएगी तो उसके हिसाब से आप कट भी करेंगे उसमें। ये नहीं कि भाई 80,000 के लिए जितना आपने रखा था उतना ही 50,000 की डिमांड होगी तो भी रखेंगे, ऐसा नहीं, तो वेस्टेज जाएगा। तो उसको वहाँ पे आप कहीं ना कहीं कट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बट ऑब्वियस बात है सेल्स ज़्यादा होगी तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए भी हेल्प करता है। हेल्प बिजनेस टू एस्टिमेट देयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू, क्या कॉस्ट आएगी और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, उस सेल्स फोरकास्टिंग के बेसिस पे जो है बिजनेस एस्टिमेट कर सकता है। एंड फाइनली डिटरमाइन द ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, यानी कि आगे चल के ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, और ग्रोथ हो रही है तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इन सब में चीज़ों में ये हेल्प करता है सेल फोरकास्टिंग। अब बात कर ले कि मेथड के या टेक्निक्स के कि सेल फोरकास्टिंग के क्या मेथड है।
मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो क्वालिटेटिव मेथड होता है एक, जिसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड में आप देखेंगे तो कंज्यूमर सर्वे, जिसको हम सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यानी सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी कहा जाता है, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो ये क्या है, सर्वे मेथड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते थे, इसलिए उसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। वहीं पे दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड को हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में टेस्ट मार्केटिंग हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, मूविंग एवरेज मेथड हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हो गए। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी क्वालिटेटिव जो मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड जिसको हम सर्वे मेथड कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले है कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर सर्वे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को आगे चल के खरीदेंगे, कि खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। तो उसके बेसिस पे फिर कंबाइन करके सभी कंज्यूमर्स के डेटा को हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी। तो नॉन परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड, यानी कि हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक महीने का एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे जो है, जो हमारे नॉन परचेजर हैं, जो हमारे जानने वाले खरीदने वाले होते हैं कंपनी के उस प्रोडक्ट को, उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आप आने वाले पीरियड में कितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज सर्वेड, या फिर यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप सभी उस एरिया में जहाँ पे भी आपने हैं उस एरिया में सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करें डोर टू डोर जाके, या फिर कुछ सैंपल जो है चूज कर ले, उस सैंपल से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है, सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनको सर्वे किया जाता है टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक महीने के अंदर अगर हम आपको 10,000 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसको कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो उस सैंपल कंज्यूमर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फ्यूचर के सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इट मे बी कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे जो है वो कंप्लीट एनुमरेशन का मैंने कहा यहाँ पे मतलब यही है कि सभी कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सैंपल सर्वे कि कुछ लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी कस्टमर से डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे हो गया, और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट करें तो दैट इज सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बायर क्या लगता है कि बायर आगे चल के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो कितना करेगा, किस प्राइस पे करेगा। तो उसी के बेसिस पे आप जो है फ्यूचर के सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। यहाँ पे भी देखिए पहले में क्या था कि पहले में आप कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है कंपनी की। यहाँ पे क्या है, सेल्स फोर्स यानी कि वो एम्प्लॉय कंपनी के जो कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं से कस्टमर से, तो उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, तो उनको पता होता है कस्टमर का इंटेंशन क्या है। तो ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाई एडिंग टूगेदर वॉट ईच मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी। यानी कि अब सेल्स फोर्स को पता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, तो सेल्स फोर्स को ये भी पता होगा कि वो कितना सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के इंटेंशन को, उसके एक्सपेक्टेशन को लिया जाता है कि उसको क्या लगता है कि वो अगले महीने कितना प्रोडक्ट सेल कर देगा, और इस तरीके से सभी सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको कंबाइन कर दिया जाता है और एक ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि कितना फ्यूचर में सेल हो सकती है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि एक महीने, हफ्ते या फिर 6 महीने, साल भर के लिए इसको यूज किया जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ देयर फील्ड स्टाफ इंटीमेट नॉलेज ऑफ customers need and market condition by asking them to forecast the company's sale for their respective area for the coming season और ईयर। तो आने वाले सीजन के लिए, फिर आने वाले ईयर के लिए उनके एरिया में सेल्स फोर्स को एक एरिया डिवाइड किया जाता है कि आप कानपुर देखेंगे, आप लखनऊ देखेंगे, आप बनारस देखेंगे, या फिर आप पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो उनको उनके एरिया में उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना यूनिट सेल कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल फोरकास्ट होते हैं सभी सेल्स फोर्स का, उसको कंबाइन करके ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट किया जाता है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड।
अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, या तो आपने कस्टमर से, भाई कस्टमर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेशन लगा लिया, या फिर आपके जो सेल्स फोर्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने जो है अंदाज़ा लगा लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो सकता है, एस्टिमेट कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब इन दोनों से ही काम नहीं बनता तो आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो जो सिर्फ उनका काम उसी फील्ड में काम करना होता है। तो जैसे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम्स दैट सम पीपल हैव मोर नॉलेज देन अदर अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होता है कि उसको मेडिसिन के बारे में पता है। ठीक है, फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं। ठीक है, सर्जन के पास सर्जन के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास फिजिशियन के लिए जाएंगे। तो फिजिशियन अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सर्जन अपने एरिया में एक्सपर्ट है। आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो कोई दूसरे ब्रांच में एक्सपर्ट होगा। तो आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही होता है। तो एंड इफ यू कलेक्ट दिस नॉलेज फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट द रिजल्ट विल डेफिनेटली एक्सीड द आउटकम्स कलेक्टेड फ्रॉम वन एक्सपर्ट। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा आउटकम होगा। तो द फर्म्स मेक एन एफर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर के सेल्स फोरकास्ट को जो है एस्टिमेट करती हैं। मेनी एजेंसीज आर देयर हु कंडक्ट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट देयर ओपिनियन, चार्ज नॉमिनल फी। तो यानी कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे जो है वो लोग ओपिनियन देते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस भी वो कंपनी से चार्ज करते हैं। तो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब डॉक्टर, आप बीमार होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप कभी किसी दूसरे बार कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, उस डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कहते हैं कि चलिए सेकंड ओपिनियन लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन सबके डेटा के बेसिस पे जो है आप फ्यूचर की सेल फोरकास्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज डेल्फी मेथड। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद जो है एक और टॉपिक है डेल्फी मेथड। तो डेल्फी मेथड एक्चुअली क्या है, डेल्फी जो है ये ग्रीस में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी यानी टेम्पल है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्फी मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1950। तो 1950s में ही ओलफ हेल्मर और नॉर्मन डाल्की जो कि रैंड कॉरपोरेशन से एम्प्लॉय हैं, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब क्या होता है कि प्रीस्टेस ऑफ ए टेम्पल ऑफ अपोलो इन एंसाइंट ग्रीस नॉन फॉर हर प्रोफेसीज। तो ये लोग क्या थे कि जो अपोलो में प्रेस्टिस थी, ये जो है ना फ्यूचर की भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी कर लेते थे, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी ये भविष्यवाणी कर लेते थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस यूज्ड टू अराइव एट ए ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपने एक या दो से डील कर लिया, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके एक ही बार नहीं कई राउंड चलता है। एक्सपर्ट respond to several round of questionnaires and the responses are aggregated and shared with the group after each round। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई राउंड में जो है क्वेश्चनेयर के थ्रू जो है एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से उनके साथ शेयर किया जाता है। और जब तक वो सभी एक्सपर्ट एक ग्रुप रिस्पॉन्स में, कॉमन रिस्पॉन्स में कंसेंसस नहीं दे देते हैं तब तक ये राउंड जो है चलता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स यहाँ पे चलता है। द एक्सपर्ट कैन एडजस्ट देयर आंसर ईच राउंड आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द ग्रुप रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो यही चीज़ होता है कि एक्सपर्ट ने पहले एक बार दिया, उसके बाद उसको समराइज किया गया, फिर वही समराइज सभी एक्सपर्ट को भेजा गया। अब जो एक्सपर्ट है उस पर जो अपना फीडबैक देंगे और चाहे तो अपने चीज़ को आंसर्स को वो जो है करेक्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनेयर्स सेंट टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट द डेल्फी मेथड सीक्स टू रीच द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू कंसेंसस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होती है कि बार बार जब आप कई राउंड से क्वेश्चन के थ्रू एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके फिर से शेयर करते हैं, फिर से लेते हैं, फिर जो है जब तक एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन जो है
सहमति पे सभी एक्सपर्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक वो राउंड चलता रहता है। और फिर जब कॉमन सेंसस पे आ जाए, ग्रुप रिस्पांस पे आ गए, तो फिर उसी बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो दैट इज़ डेल्फी मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट, डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है और लास्ट है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज़ हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। देखिए, हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब आप किसी पुराने चीज़ों के बेसिस पे नए चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में, कि पास्ट सेल, किसी सिमिलर प्रोडक्ट के पास्ट सेल को यूज़ करके जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट है उसके सेल्स को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। द पास्ट सेल्स रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइकली सेल्स ऑफ सिमिलर न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आज एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो इसकी सेल आगे चल के क्या हो सकती है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का कोई पुराना प्रोडक्ट था, उसकी सेल क्या थी। तो उसके बेसिस पर जो है यहाँ पे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर इवेंट कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जैसे न्यूज़ में आप आजकल देखते हैं कि सर्वे किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। तो ये सरकार बनेगी तो किससे जानते हैं? बट अभी होता है जनता वोट देती है, तो जनता से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी। फाइनल रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन एस्टिमेशन यही चीज़ होता है, फ्यूचर एस्टिमेशन, किसकी सरकार बनेगी। तो जनता जो वोट देती है उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो जो सरकार किसकी बनेगी। तो दैट इज ऑल्सो अ फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड से कैसे जो है आप सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले है टेस्ट मार्केटिंग। तो देखिए, टेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा था कि मार्केट में जब प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं। तो वही टेस्ट मार्केटिंग यहाँ पे भी है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर लेते हो, तो उसके बेसिस पे आप जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को चेक कर लेते हो और उसके बेसिस पे आप जज कर पाते हो कि हाँ, आगे आपकी सेल्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये इतना ही बेसिक है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन अ फ्यू सेलेक्टेड सिटीज और टाउन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है कुछ खास सिटीज में, सेलेक्टेड सिटीज या टाउन में, जहाँ पे उनको लॉन्च करके टेस्ट कराया जाता है और उसके उनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही जो है डिसाइड किया जाता है कि आगे इसको हम कॉमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिस्पॉन्स द फर्म डिसाइड्स वेदर टू कॉमर्शलाइज द प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल और नॉट। यानी कि कस्टमर्स को आपने जिनको टेस्ट किया, उनकी रेफरेंस को देखोगे, उनके रिस्पॉन्स को देखोगे। अगर उनको रिस्पॉन्स सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप जो है इसको पब्लिकली कॉमर्शलाइज करोगे, लार्ज स्केल पे लॉन्च करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो नहीं बनाओगे। द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनल मार्केट। तो जो आप टेस्ट करोगे वो किस मार्केट में करोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका फाइनल मार्केट, यानी जिनके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है, जिस मार्केट के लिए, उसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए, तो आपका टेस्ट भी बच्चों पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और पे कर लें। ठीक, तो इट हेल्प्स द फर्म टू टेस्ट एंड ट्राई द प्रोडक्ट बिफोर हैंड। सेकेंडली, द टेस्ट मार्केटिंग इनेबल्स द फर्म्स टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द अर्ली स्टेज। तो ये जो सेल्स फोरकास्टिंग का टेस्ट मार्केटिंग मेथड है, ये जो है कस्टमर को टेस्ट और ट्राई करने का मौका भी देता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि उसके रिस्पॉन्स कैसे आएंगे। दूसरा कि इसके प्रॉस और कॉन्स, यानी कस्टमर आपको इसके प्रॉस, प्रोडक्ट के प्रॉस यानी कि क्या उसके नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये भी आपको बता देगा अर्ली स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, जिससे कि आप उसको करेक्ट करके दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को टाइम पे अरेंज कर लिया जाता है, टाइम और डेट वाइज, और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। पास्ट डेटा आर अरेंज्ड इनटू टाइम सीरीज एंड देन दे आर एनालाइज्ड। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो इसको जो हम स्टैट्स का यूज करके जब एनालाइज करते हैं तो दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, और उसके बेसिस हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली पैसेंजर्स, अब ये मंथली पैसेंजर का डेटा है कि कब जो है पैसेंजर्स जितना हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं। अब रेलवे का ले लीजिए या फिर किसी बस डिपार्टमेंट का ले लीजिए, तो वो जानना चाहता है कि कौन से ईयर में क्या
क्या पैसेंजर की रेट रही है। तो 1950 में पैसेंजर की संख्या कम थी, 1952 में ज़्यादा हुई, 1952 में उससे ज़्यादा, और 1960 में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1960 में भी ज़्यादा है, लेकिन अप एंड डाउन्स वहाँ पे भी है, यानी कि वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो 4 वेरिएशंस होते हैं, उसको एनालाइज किया जाए, साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर या कॉजल। साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर, कॉजल, ये आपने जो है पढ़ा है इसमें बिजनेस साइकिल्स में भी। तो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं कि सेल अचानक से बढ़ जाएगी, ठंडियों में सेल सीजन में जो है सेल्स ऊपर गई, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे हो गई। इस तरीके से जो है डेटा एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए, तो समर सीजन में टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, वहीं पे फिर जैसे जैसे सीजन ऑफ होता है टूरिस्ट की संख्या घट जाती है, फिर जैसे सीजन आएगा समर का फिर जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो है टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पे भी आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि समर सीजन आने वाला है, तो यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रख सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए जो है एनालाइज करने के लिए होता है, फोरकास्टिंग करने के लिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी कि सपोज करिए कि अगले महीने हमारा सेल कितना हो सकता है उसको फोरकास्ट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मूविंग एवरेज यानी कि जो लास्ट के 2 ईयर या 2 मंथ या फिर लास्ट के 3 मंथ का जो है जो सेल्स होता है उसका जो है आप एवरेज निकालते हो, और उसके बेसिस पे जो है आप जो है एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर की जो आने वाले मंथ की जो फोरकास्ट होगी वो कितनी होगी। मेथड फॉर एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंट सेल्स हिस्ट्री टू डिटरमाइन ए प्रोजेक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि रिसेंटली हमारा कितना सेल्स रहा है उसके उनके एवरेज के बेसिस पे हम आने वाले मंथ का फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे सेल्स दिखाया गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से सेल्स दिखाया गया कि कौन से मंथ में कितनी सेल है। तो आगे सामने आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज हर महीने के देते हैं। यहाँ पे हम 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेके चल रहे हैं, यानी 3 मंथ का। तो आप सपोज करिए कि आपको जनवरी मंथ में जानना है या कि हमारा जो है क्या आने वाला है, सेल्स क्या हो सकता है सेल्स। तो उसके लिए आप जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने का एवरेज निकाल लेंगे। तो 1004 प्लस 1087 प्लस 1090 करेंगे तो आपका जो 1060 आ जाएगा 3 मंथ का मूविंग एवरेज। तो यही जो है एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर सेल जो है जनवरी 2009 में हो सकता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज निकालते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में कुछ नहीं, ये भी एक सिमिलर है जो है मूविंग एवरेज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जो रिसेंट पास्ट सेल होता है उसको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। ओनली डिफरेंस इज रिसेंट पास्ट सेल आर गिवन मोर वेटेज देन अर्लियर, यानी कि जो जस्ट आपका प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में सेल्स रहा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इफ़ द डेटा हैज़ नो ट्रेंड एंड नो सीजनल पैटर्न, यानी कि कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनल पैटर्न नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो ये मेथड वहाँ पे आसानी से यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मेथड। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस वन प्लस अल्फा ए टी माइनस वन माइनस एफ टी माइनस वन। तो एफ टी क्या है, न्यू फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट, टी माइनस वन प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, एफ टी माइनस वन यानी कि पिछले महीने जो आपने फोरकास्ट किया होगा, 81 जो एक्चुअल डिमांड थी उस महीने, और अल्फा स्मूथिंग वेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अल्फा जो है नॉर्मली 0 to 1 के बीच में होता है और हमेशा 0.1 to 0.4 के बीच में हम इसको अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो आप एक एग्जांपल देखें स्मूथिंग मेथड का। तो सपोज करें कि आपका सेल्स और फोरकास्ट सेल 2021 के लिए 50 लाख और 45 लाख था, यानी कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल जो है वो 45 लाख हो सकती है और एक्चुअल में सेल जो हमारी थी वो 50 लाख थी। क्लियर। 2021 में अब हमको जो है कैलकुलेट करना है 2022 के लिए क्या हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 0.4, यानी जो अल्फा की वैल्यू है, जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, वेटिंग कांस्टेंट होता है, वो 0.4 हम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 45, यानी कि जो प्रीवियस हमारा फोरकास्टिंग सेल था प्लस 0.4 जो अल्फा है, 50 माइनस 45, 50 एक्चुअल सेल माइनस 45 फोरकास्टेड सेल। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 47 लाख, यानी कि ये जो है आपका फ्यूचर फोरकास्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इतनी सेल्स आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेट द 3 years वेटेड मूविंग एवरेज, जहाँ पे आपको वेट भी दिया रहेगा कि वेट है 1 to 1। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ 5 years वेटेज पूछ सकता है कि 5
5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करिए, जहाँ पे आपको 5 वेट्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का पूछा है तो यहाँ पे आपको 3 वेट्स भी दिए रहेंगे, 1, 2 एंड 1। और उसके बाद फिर आपको जो है डेटा दिया रहेगा कि ईयर आपको दे दिया गया, इधर सेल्स दे दिया गया कि ईयर 1 में इतनी सेल्स थी, ईयर 2 में इतनी सेल्स थी, ईयर 3 में इतनी सेल्स थी। तो आपको जो है 3 ईयर्स वेटेड मूविंग एवरेज जो है कैलकुलेट करना है, ये जो डेटा दिया गया है उसके लिए। और वेट क्या है, 1 to 1, मतलब कि 3 साल का 3 वेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म बनाना है। क्लियर। तो आपने जो है एक ऐसा टेबल बना दिया जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में ईयर लिख लिया, फिर सेल्स लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल, 5 ईयर होता तो 5 का फाइंड आउट करते, 3 ईयर है तो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेट 1 to 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए 3 ईयर है, तो जो सेल्स वाला कॉलम है आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो ईयर 1 का सेल है 2 में क्या करेंगे, पहला वेट इंटू कर देंगे, 2 into 1। उसके बाद फिर सेल्स जो दूसरे ईयर का सेल है 4, तो 4 में सेकेंड वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड ईयर का सेल्स है 5 में थर्ड वेट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो किस इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा 2, 4, 5 इनका वेट लिया है तो 4 के सामने डेटा पुट करेंगे। इसी तरीके से 4, 5, 7 का जो है डेटा जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे तो 5 के सामने डेटा हम लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 ये 3 ईयर का हम जो है यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि वेट दिया गया था। क्लियर। तो 2 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन है, 4, 5, 7। 2, 4, 5 का हमने निकाल लिया। अब है 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 में 4 को 1 से, 5 को 2 से और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा 4 + 10 + 7 इक्वल टू 21। क्लियर। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो आपका 3 ईयर का होगा दैट इज़ 5, 7 और 8, यानी कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का हम करेंगे। तो 5 into 1, 7 into 1 और 8 into 7 into 2 और 8 into 1, तो 5 + 14 + 8 यानी कि 27 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3 ईयर का जो है वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे दैट इज 7, 8 और 10 और उसकी वैल्यू हम 8 के सामने लिख देंगे। तो 7 into 1, 8 into 2 और 10 into 1 इसको ऐड कर लेंगे, 7 + 16 + 10 आएगा इक्वल टू 33 हो जाएगा। इस तरीके से 8, 10 और 13 नेक्स्ट 3 ईयर का जो है हम यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 8 into 1 + 10 into 2 + 13 into 1, तो ये 1 to 1 आपको पता है क्या है, ये वेट है जो कि क्वेश्चन दिया रहता है। तो ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 20 + 13 आएगा यानी कि टोटल 41। अब देखिए नेक्स्ट 3 ईयर आपके पास नहीं है। अब क्या बचा आपके पास, 8, 10, 13 ये हो गया। अब 10, 13 उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का कोई आपका पास डेटा नहीं है, तो यहीं तक जो है आप स्टॉप हो जाएंगे। आगे 13 पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो आपके पास ये पूरा डेटा 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल आ गया है। अब जो है नेक्स्ट कॉलम एक आप जो है राइट साइड में और बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। अब जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेट है 1 to 1 इसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। क्लियर। तो 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, वेट 4 आ गया। अब इसी 4 से जो आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड कर देना है और वही आपका आ जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तो पहला आपने वेटेड मूविंग टोटल क्या निकाला है, 15। तो 15 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.75 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। इसी तरीके से दूसरा है 21, तो 21 को 4 से डिवाइड कर देना है 5.25। 27 नेक्स्ट है, तो 27 को 4 से डिवाइड कर देना है 6.75। फिर इसी तरीके से 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 और 41 को डिवाइड करेंगे 4 से 10.25। तो ये आपका जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आ गया। क्लियर। तो आपको जो है जब भी वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करने के लिए बोला जाए तो 3 ईयर है कि 5 ईयर है वहाँ पे आपको दिया रहेगा, प्लस उतने ही वेट दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। तो आपको जो है शुरू के 3 ईयर्स लेने हैं और फिर वेट से मल्टीप्लाई कर देने हैं। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है, फिर 3 ईयर का निकाल के नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, इस तरीके से जब तक आपके पास 3 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या फिर 5 ईयर पूछा है तो 5 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तब तक आपको जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। उसके बाद जो वी वेट आपको दिया गया होगा उसको ऐड कर देना है। जो वेट का सम आएगा उससे जो भी आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड करेंगे। आपके पास 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज या फिर 5 ईयर वेटेड
मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक में, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि शो करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि एक बढ़ रहा है तो सामने वाला भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि एक में चेंज होने से सामने वाले में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर वेरिएबल। बट ऑब्वियस बात है कि जब रिलेशनशिप दो वेरिएबल में होगा तो एक वेरिएबल का अगर हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वाले वेरिएबल का भी हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में भी होता है। तो रिलेशनशिप पहले इस्टेब्लिश किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ गुड, ये सब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, और इस पे जो है डिमांड डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट हो गया। हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है तो हमारा सेल्स की सामने कस्टमर के इनकम पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करती है, तो उसके बेसिस पे हम जो है अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जब आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हो दो वेरिएबल के बीच में, दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप किया जाता है जो कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। y क्या हो गया, इन y जो हो गया आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, y x पे डिपेंड करता है। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सपोज करो सेल्स कॉल कितना किया गया उस पे सेल्स जो है डिपेंड करती है, तो y क्या होगी, सेल्स, और x हो गया सेल्स कॉल, तो y इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स कॉल। ठीक है, वहीं पे b क्या है, b स्लोप ऑफ द लाइन होता है और a जो है इंटरसेप्ट होता है। तो ये दोनों कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके जो है फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं आपके। ठीक है, अब सपोज करिए कि रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। सपोज करिए कि इनकम और एजुकेशन ये इंडिकेटर हैं सेल के पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के। तो जो सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो इनकम और एजुकेशन डिपेंड करता है। तो सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द सेल्स गो अप विथ इंक्रीज इन इनकम एंड एजुकेशन, यानी कि अगर इनकम और एजुकेशन बढ़ रही है तो पर्सनल कंप्यूटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब हमें दूसरा क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखना होता है कि किस डिग्री से रिलेशनशिप है, यानी कि किस रेंज से बढ़ रहा है। आप सपोज करें कि जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी और सेल्स हमने रिलेशन निकाला कि हमने देखा कि 2021 में जीडीपी 2.6% से बढ़ी। हम सपोज कर रहे हैं कि जीडीपी 2.6% से ग्रो की, तो हमारा सेल भी जो है 5.2% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 5.2% जो हमारा सेल बढ़ा ऑन द इंक्रीज इन जीडीपी बाई 2.6%, तो यानी पे दुगना बढ़ा, यानी कि जीडीपी का ट्वाइस जो है हमारा सेल्स बढ़ा है। तो हम इस पे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जीडीपी नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ने की उम्मीद है तो हमारा जो सेल है वो भी 8% बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि दुगना बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखनी पड़ती है कि कितना किस रेशियो में बढ़ रहा है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में दो टेक्निक होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल फीचर को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा, दैट्स इट। वहीं पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन फीचर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सेल्स जो है वो इनकम और एजुकेशन यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल हो गया। वहीं पे सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो ये क्या हो गया, सिंगल। ठीक, तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जो है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल के हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं और सेल्स है। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, 3 पे 150 सेल्स है, 9 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 600 है, 8 पे इसी तरीके से 450 है, इसी लास्ट में 7 पे देखेंगे तो 6 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 330 जो है सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, सेल्स कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, तो सेल्स क्या हो गया, वाई हो गया, सेल्स क्या हो गया, डिपेंडेंट, उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट है, हम उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर, तो रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, वाई जो कि डिपेंडेंट है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, एक्स जो कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर, तो अब यहाँ पे जो है कि आप बी देखेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है बी, तो बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो समीशन एक्स आई वाई आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स वाई क्या है, वो मीन है। क्लियर, वो आगे हम इसी डेटा से कैलकुलेट करेंगे जो आपको सामने टेबल दिख रहा है। और इसी तरीके से समीशन एक्स आई स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट, दैट इज समीशन
कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर का मतलब कि मीन का स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्स आई वाई आई और मीन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास समीशन एक्स आई वाई आ जाएगा और समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो इससे बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी और देन हम वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस 10 पे कितनी सेल होगी, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो उस वक्त सेल्स कितनी हो सकती है, आपको ये कंप्यूट करना है, फोरकास्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम जो है अब जो है अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है एक्स और सेल्स क्या है वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई वाई आई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स आई का स्क्वायर कैसे होगा, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्स आई है तो उसी को स्क्वायर कर देना, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज 36। तो इस तरीके से आप जो है एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। अब अगला जो है आपका दैट इज एक्स आई वाई आई, यानी कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो वैल्यू है और सेल्स की जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा एक्स आई और वाई आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो जाएगा, that is 3 into 150 450, 9 into 600 500 5400, 8 into 450 3600, 5 into 200 1000, 9 into 550 4950, 2 into 100 करेंगे 200 एंड 6 into 330 दैट इज 1980। तो इस तरीके से जो है आप एक्स आई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला काम क्या है आपका, सबका समीशन करना है, यानी जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है 3985926 इसको ऐड कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए। वाई यानी जो सेल्स है उसको 150 600 450 200 550 100 330 इसको ऐड करके नीचे समीशन लिख दीजिए। इसी तरह से एक्स आई स्क्वायर का समीशन आपको कर देना और एक्स आई वाई का भी समीशन कर देना है। तो जब आप इनका समीशन निकालेंगे तो इस तरीके से एक्स आई इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, वाई आई की वैल्यू 2380 हो जाएगी, एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 300 और एक्स आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 17580। ये जो है आपका समीशन आ जाएगा। अब अगला काम क्या है, आपको मीन निकालना है। मीन यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीन कैसे निकलता है, समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी एक्स की अगर मीन निकालें वहीं पे वाई का मीन कैसे निकलेगा, समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7। तो मीन हमें निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एक्स आई की वैल्यू क्या है 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो एक्स क्या आ गया, यानी मीन क्या आ गया 6। वो इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन यानी कि 2380 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 340। तो अब हमारा अगला काम क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, बी की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले समीशन एक्स आई वाई आई और समीशन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था इसमें वैल्यूज निकालने। तो सबसे पहले क्या है, समीशन एक्स आई और वाई आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए समीशन एक्स आई वाई की वैल्यू क्या आई है 17580 माइनस क्या है n इंटू एक्स इंटू वाई, यानी n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, x क्या है यानी मीन, x का मीन कितना था 6 ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है, और y यानी मीन ऊपर ही हमने कैलकुलेट 340 हमने वैल्यूज पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन एक्स आई वाई इज इक्वल टू 3300। क्लियर। इसी तरीके से आपको समीशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लेना। तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 7 इंटू 36, 36 का है x क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 और 300 क्या है समीशन एक्स आई स्क्वायर जो कि आपने टेबल में कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपके पास समीशन एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। तो अब आपके पास समीशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू आ गई और समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू होगी 48। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज आपने समीशन एक्स आई वाई निकालना, फिर आपने समीशन एक्स आई स्क्वायर निकाला 48, तो बी की वैल्यू क्या है 3300 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 68.75। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है अगला काम आपको क्या है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स आपको दिया गया है। क्लियर। हमारे पास क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए बी एक्स। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, x हमारे पास मीन पता है, y मीन हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे a की वैल्यू। तो इसको इक्वेशन को एक्सचेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है मीन 340, b की वैल्यू 68.75 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की, और x क्या है मीन 6। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको क्या आ जाएगा -72.5। क्लियर। तो ए की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई और एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट करिए कि 10 रेटिंग पे कंज्यूमर प्रेफरेंस पे सेल्स क्या होगा, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो सेल्स क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या हो गया
10। इंडिपेंडेंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब हमें जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो y की वैल्यू के फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना है। a का मतलब -72.5 ऊपर कैलकुलेट किया है, b हमने 68.75 पहले कैलकुलेट किया, और x यहाँ पे हमको 10 मिल गया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -72.5 प्लस 68.75 इंटू 10, यानी कि 615। तो जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो फिर उसके बाद डिमांड क्या होगी, 615 यूनिट डिमांड होगी। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है मॉडल, दैट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है, जो कि एक टूल है जो कि रिवील करता है रिलेशनशिप अमॉन्ग इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे इनकम या फिर आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, इसके बेसिस पे हम जो है सेल्स फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, रिवील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। वेरिएबल्स जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ और, एंड देन ट्राई टू फोरकास्ट हाउ चेंज इन सम वेरिएबल विल अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ अदर। यानी कि इन सब चीज़ों में चेंज होने पे कैसे हमारा सेल्स जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसी को हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बेसिस पे फ्यूचर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। सेल्स बजटिंग, देखिए बजट इन जनरल आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, कि बजट मीन्स ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए क्या फाइनेंशियल प्लान है, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा लगेगा, क्लियर, कहाँ पैसा खर्च होगा, ये सारी चीज़ें जो हम एस्टिमेट तैयार करते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। प्रोफेसर फिशर ने इसको क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि द बजट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन इज इट्स ओवरऑल प्लान फॉर द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर के लिए जो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो सेल्स बजट क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इट इज अ फाइनेंशियल प्लान डिपिक्टिंग हाउ रिसोर्सेज शुड बी बेस्ट बी एलोकेटेड टू अचीव द फोरकास्टेड सेल। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो फ्यूचर में क्या सेल्स होने वाले हैं, कितना सेल्स होने वाला है, कितना क्वांटिटी उनका जो है प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल होगी, उसको पहले से ही वो फोरकास्ट कर लेते हैं। तो उतनी क्वांटिटी सेल होने के लिए उनका क्या फाइनेंशियल प्लान होगा, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को जो है एलोकेट करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स बजट कहते हैं। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू कैंडिफ एंड स्टील, इन्होंने क्या डिफाइन किया कि ए सेल्स बजट कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ प्रोबेबल रेवेन्यू एंड यूनिट सेल्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ ऑब्टेनिंग देम। यानी कि सेल्स बजट में नॉर्मली क्या चीज इंक्लूड होती है, कि कितना रेवेन्यू हो सकता है, प्रोबेबल रेवेन्यू यानी कि कितना रेवेन्यू हो सकता है, जो भी सेल्स फोरकास्ट किया गया है उस फोरकास्टेड सेल से कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, कितना यूनिट सेल होगा और कितना एक्सपेंसेस होगा उस फोरकास्टेड सेल को अचीव करने में, या फिर उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना एक्सपेंस भी इनकर्ड होगा। ये सारी प्लान ही जो है सेल्स बजट कहलाता है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या हो गया, कि सेल्स से रिलेटेड जो फ्यूचर प्लानिंग की जाती है, कि कितना सेल्स होगा, उस सेल्स को जो है अचीव करने में कितना जो है खर्चा आएगा, कितना यूनिट सेल होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस सेल से, इन सब चीज़ों को लेकर जो प्लान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का, उसी को सेल्स बजट कहते हैं। और सेल्स बजट को बनाना यानी कि इस फाइनेंशियल प्लान को क्रिएट करना ही क्या कहलाता है, सेल्स बजटिंग कहलाता है। तो सेल्स बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट और प्रिडिक्ट अ कंपनीज एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू एंड द नंबर ऑफ यूनिट इट एंटिसिपेट सेलिंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगले महीने कितना सेल्स हो सकता है, या फिर अगले क्वार्टर कितना सेल होगा, फिर एक साल में, अगले आने वाले एक साल में कितना सेल हो सकता है और उससे कितना रेवेन्यू आएगा, उस चीज को लेके जो भी वो फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स बजटिंग कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या होता है सेल्स बजटिंग में, कि यहां पर एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट किया जाता है जहां पर ये एस्टिमेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में, चाहे वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर फिर नेक्स्ट ईयर में, कितना कंपनी का सेल होगा, कितना कंपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट करेगी, और उस पर्टिकुलर सेल्स के लिए, उस पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कितना कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ेगा। जब कंपनी को पता होगा ना कि इतना यूनिट सेल होने वाला है और उतने यूनिट सेल को अचीव करने के लिए इतना एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी पहले से उतना पैसा तैयार करके रखेगी, तभी तो कंपनी उतने एम्प्लॉय को पहले से रिक्रूट करके रखेगी, तभी तो कंपनी एडवर्टीजमेंट और प्रॉपर जो अदर प्लानिंग होंगे उसको वहां पर जो है प्रिपेयर कर पाएगी।
क्लियर। तो पर्टिकुलर सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कितना एक्सपेंस करना होगा उस चीज़ को पहले से डिसाइड करना ही सेल्स बजटिंग कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बजट करते हैं कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को पहले से ही जो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हम रिसोर्स को एलोकेट कर सकें, सही समय सही जगह पर पैसा लगा सकें, सही क्वांटिटी में जो है रॉ मटेरियल परचेज करके रख सकें, सही जगह पे हम एडवर्टीजमेंट के लिए पहले से बात कर सकें। क्लियर। एम्प्लॉय को सही तरीके से रिक्रूट कर लें, सेल्स जितने भी सेल्स पर्सन चाहिए उनको रिक्रूट कर लें। तो इसलिए सेल्स बजट जो है तैयार किया जाता है। क्लियर। तो सेल्स बजटिंग का एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा कि सपोज कि कोई कंपनी है वो 1000 यूनिट जो है 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो है वो एक्सपेक्ट करेगी कि अगले साल वो सेल करेगी, यानी कि उसका सेल्स बजट कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। क्लियर। 1000 इंटू 50 रुपीज, भाई 1000 यूनिट्स है और हर यूनिट का दाम 50 रुपए है, यानी कि उसका सेल्स बजट कितना हो गया 50,000 का। क्लियर। तो कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल्स बजटिंग में इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको प्रिडिक्ट किया जाता है। वो कौन से की कंपोनेंट्स हैं? पहला सेल्स वॉल्यूम, द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स और सर्विसेज अ कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल, यानी कि कितना जो है कितना यूनिट जो है कंपनी प्रिडिक्ट कर रही है कि वो सेल कर लेगी आने वाले मंथ में या फिर क्वार्टरली या फिर ईयर में। क्लियर। तो उसको हम सेल्स वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइस पर यूनिट, यानी कि एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस फॉर ईच यूनिट और सर्विस, यानी कि सपोज कि जो है कंपनी ने एक्सपेक्ट किया कि अगले साल 1000 यूनिट वो सेल करेगा, तो किस प्राइस पे, यानी कि हर यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 50 रुपए पर यूनिट जो है इस सेल प्राइस पे 1000 यूनिट वो कंपनी सेल करेगी। इस चीज को एंटिसिपेट किया जाए तो प्राइस पर यूनिट। और वहीं पर रेवेन्यू प्रोजेक्शन, यानी कि टोटल कितना जो भी टोटल यूनिट है उसको सेल करने पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसको। और वहीं पर एक और जो है यहाँ पर आपकी कंपोनेंट इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज सेल्स एक्सपेंसेस, यानी कि ये जो टारगेटेड सेल्स है, टारगेटेड सेल्स वॉल्यूम है, इसको अचीव करने में कितना एक्सपेंस आएगा। कहने का मतलब है कि कितने आपको एम्प्लॉय चाहिए होंगे, एडवर्टीजमेंट पे क्या खर्चा करना होगा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सारी भी चीजें जो है सेल्स बजटिंग में इंक्लूड होती हैं। क्लियर। तो बात कर लें कि जो सेल्स बजटिंग है इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो इट सर्व्स एज अ क्रूशियल टूल फॉर रिसोर्स एलोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप अब जो है पहले से ही सेल्स बजट तैयार कर लेते हो कि आने वाले साल में 1000 यूनिट सेल होने वाला है, 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेल होने वाला है, टोटल इतना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, 50,000 का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको एक्सपेंस भी करना होगा। तो कहां पर कौन सी एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है, कितने इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी, कौन सा मटेरियल परचेज करके रखना, भाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा ना। क्लियर। तो इन सब चीजों को लेकर सही तरीके से आप जो है रिसोर्स को एलोकेट कर लेते हो कि हमारा पैसा कहां कहां कौन कौन सी एक्टिविटी में लगाना है उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है सेटिंग सेल्स टारगेट। तो सेल्स टारगेट को सेट करने के लिए कि हर एम्प्लॉय कितना सेल्स जो है लेकर आना चाहिए, इसको सेट करने के लिए जो है सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। जब आपको पता चल गया कि 1000 यूनिट जो है एक्सपेक्टेड है कि 1000 यूनिट जो है नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है, क्लियर, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉय को सेल्स टारगेट दे सकते हो ना कि सपोज कि 10 एम्प्लॉय हैं तो 10 एम्प्लॉय हैं तो आपने सबको जो है 10-10 यूनिट का सेल्स टारगेट दे दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस। जब आपको पता है कि कितना यूनिट सेल होने वाला है तो आप जाहिर सी बात है कि जो फालतू के एक्सपेंसेस है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जो है सही तरीके से रिसोर्स को एलोकेट करोगे तो जो भी फालतू के एक्सपेंसेस है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा और जो जरूरी खर्चे हैं सिर्फ वही खर्चे वहां पर आपके होंगे। क्लियर। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जो सेल्स बजट है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने जो है एंटिसिपेट किया था कि 1000 यूनिट जो है नेक्स्ट ईयर सेल होगा, तो अब जो है इसको आप जो है बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हो और उसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी अगले साल कंपनी की उसको आप मेजर कर सकते हो और फिर आप कंपेयर करके देख सकते हो कि परफॉर्मेंस अच्छी थी कि खराब थी। सपोज कि आपने यानी कि किसी कंपनी ने एंटिसिपेट किया कि 1000 यूनिट सेल जो है वो 2026 में होने वाला है। क्लियर। और जब एक्चुअली में 2026 आया और उसमें जो है कंपनी ने सपोज कि 1500 यूनिट सेल कर दिए, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 1000 सेल होगा लेकिन 1500 उन्होंने सेल कर दिया। क्लियर। तो इसी तरीके से जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने में भी सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर सेल्स बजटिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। इन सब चीजों में सेल्स बजटिंग हेल्प करता है। क्लियर। और इसीलिए जो है सेल्स बजट तैयार किया जाता है। तो कुछ कॉमन आइटम्स हैं जिसको जो है सेल्स बजट क्रिएट करते वक्त, सेल्स बजट बनाते वक्त इंक्लूड किया जाता है, जैसे सैलरीज, सेल्स पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भाई इनसे रिलेटेड जो है वहाँ पर आप डेटा करोगे ना कि कितनी सैलरी जाएगी, सेल्स पर्सन कितने चाहिए होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए कितना खर्चा लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं जैसे कि ट्रैवल, भाई आपके जो सेल्स पर्सन है वो ट्रैवल करके जो है अलग अलग कस्टमर के पास जाएंगे ना, तो ट्रैवल, लॉजिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, कमीशन ऑन सेल, यानी कि 1 यूनिट सेल किया गया तो उसके लिए कितना कमीशन आप दोगे सेल्स पर्सन को, बोनस क्या दोगे, ये सारी
सारे खर्चे तो आएंगे आएंगे, तो ये जो है इंक्लूड किया जाता है सेल्स बजट में। इसी तरीके से बेनिफिट पैकेजेस कवरिंग मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रेचुटी एंड रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उनको जो आप बेनिफिट दोगे, ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पर बजट में इंक्लूड करते हो। ऑफिस एक्सपेंसेस जो होंगे, टेलीफोन बिल हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, या फिर मेलिंग के खर्चे आ गए, जिनका जो है आप उसको इंक्लूड करते हो। इसी तरीके से आप सेल्स टारगेट को अचीव करना है तो एडवर्टीजमेंट करोगे, प्रमोशनल मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, क्लियर, सेलिंग एड्स का इस्तेमाल करोगे, कॉन्टेस्ट वहाँ पर करवाओगे, या फिर कोई प्रोडक्ट को जो है सैंपल के तौर पे आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैटलॉग बांटोगे, प्राइस लिस्ट तैयार करोगे, तो इन सब में भी तो खर्चा आएगा। तो सेल्स बजट में इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। तो खाली कितना यूनिट सेल होगा इस चीज़ को एस्टिमेट कर लेना, और कितने पर यूनिट प्राइस क्या होगी इस चीज़ को एस्टिमेट करना सेल्स बजट नहीं होगा। सेल्स बजट में कितना खर्चा, भाई सेल्स बजट है ना, यानी कि पर्टिकुलर सेल्स को अचीव करने के लिए कितना पैसा आपको लगाना है और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, इन सब चीज़ों को एस्टिमेट करना सेल्स बजट कहलाता है। क्लियर। तो अब ये जो सेल्स बजट है इसको प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सेल्स बजटिंग का, वो है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। यानी कि सबसे पहले कि सेल्स फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे। क्लियर। उस सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं जो कि परफॉर्म किए जाएंगे, और उस टास्क को परफॉर्म करने में कितना खर्चा आएगा। द कॉस्ट ऑफ ईच टास्क और एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड टू अराइव एट द टोटल बजट। तो क्लियर, यानी कि सेल्स बजट को आपको प्रिपेयर करना है कि कितना खर्चा होने वाला है पर्टिकुलर सेल्स को अचीव करने में। तो जाहिर सी बात है कि सेल्स एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म की जाएंगी, उनमें कितना खर्चा आएगा, उस चीज़ को असरटेन कर लिए आपका सेल्स बजट वहाँ पर जो है तैयार हो जाएगा। कि कितना रेवेन्यू आने वाला है वो तो आप इस चीज़ पर आइडेंटिफाई कर लोगे कि कितना एस्टिमेट किया है सेल्स को, और पर यूनिट प्राइस कितना है आपको रेवेन्यू पता चल जाएगा। प्लस कितना एक्सपेंस आने वाला है वो आप कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी जानी है उसको जो है आप आइडेंटिफाई करिए, उसमें कितना कॉस्ट आएगा उसको आइडेंटिफाई करिए, आप आसानी से एक्सपेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो सेल्स बजट आपका तैयार कि कितना रेवेन्यू आना है, कितना एक्सपेंस होना है। इसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं, जैसे रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब में क्या होता है नॉर्मली कि पिछली साल कितना सेल्स था, उसके पिछले साल कितना सेल्स था, उसके बेसिस पे आप जो है अगले साल का भी जो है वहां पर एस्टिमेट कर लेते हो। क्लियर। व्हाट इज अफोर्डेबल, कंपनी कितना अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से भी जो आप सेल्स बजट को वहां पर प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इतना ही खर्च करेंगे। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉम्पिटिटिव पेयरिटी। यहां पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखती है कि कॉम्पिटिटर का सेल्स बजट क्या है। क्लियर। कॉम्पिटिटर कितना अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, तो उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना सेल्स बजट वहाँ पर प्रिपेयर कर लेती है। क्लियर। इसी तरीके से अगला है इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग में क्या होता है कि लास्ट ईयर जितना बजट सेट किया गया था उससे जो है बढ़कर जो है यहाँ पर बजट सेट किया जाता है। सपोज कि लास्ट ईयर 1 लाख था तो इस साल जो है 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके से जो है हम वहाँ पर उसको अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर। तो इंक्रीमेंटल बजटिंग लास्ट ईयर से ज़्यादा जो है बजट यहाँ पर सेट किया जाता है। इसी तरीके से है जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग को एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड ही आप कह सकते हो। तो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कोई भी डेटा कंसीडर नहीं करते हैं कि पिछली साल कितना हमने प्रोजेक्ट किया था, पिछले साल कितना बजट था, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इस साल हम नया फ्रेश जो है बजट तैयार करते हैं अगले साल के लिए। क्लियर। यानी नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी बजट तैयार किया जा रहा है उसको हम फ्रेश तैयार करेंगे, पूरी सभी एक्टिविटीज़ को, सेल्स एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे, उसमें कितना खर्चा आने वाला है, स्क्रैच से, जीरो से शुरू किया जाता है। क्लियर। किसी भी पुराने डेटा को कंसीडर नहीं किया जाता, वो जीरो बेस्ड बजटिंग होता है। तो ये जो है सेल्स बजटिंग के मेथड हो गए या फिर टाइप्स ऑफ सेल्स बजट आप कह सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड है दैट इज ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इस जो है वहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, उस पर कितना एक्सपेंस आ रहा है उसको आप फाइंड आउट करिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना एक्सपेंस होगा और टोटल कितना रेवेन्यू होगा। वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कंपनी ने कितना सेल्स एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेट किया है, और पर यूनिट प्राइस क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर। तो सेल्स बजट में तो यही हम प्रिपेयर करते हैं कि टोटल रेवेन्यू फ्यूचर में टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल एक्सपेंस कितना है। क्लियर। तो ये होता है सेल्स बजटिंग। तो सेल्स बजटिंग में हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करते हैं जहां पर हम इस चीज को एस्टिमेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू कितना होगा और कितना उसका एक्सपेंस होगा, कितना उसका सेल्स रेवेन्यू को अचीव करने में कितना उसका एक्सपेंस होगा। क्लियर।
सेल्स स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान या फिर टैक्टिक। क्लियर, प्लान या फिर टैक्टिक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्टिव, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या प्लान होगा, क्या टैक्टिक होगा, उसी को हम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो सेल्स स्ट्रेटजी क्या हो जाएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को, गुड्स को कस्टमर को सेल करेगी, तो इसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का क्या प्लान होगा, क्या टैक्टिक होगा, उसी को हम सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर। तो सेल्स फॉरकास्टिंग के जरिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आने वाले क्वार्टर में, मंथ में या फिर ईयर में कितनी कंपनी की सेल होगी, ऑर्गेनाइजेशन का कितना यूनिट सेल होगा। तो उस सेल को, उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए उसके बेसिस वो सेल्स टारगेट सेट करते हैं, और उस टारगेटेड सेल को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटजीज बनाती हैं जिसके जरिए उस सेल्स को अचीव किया जा सके। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो भी प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी टैक्टिक होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर। तो इट इज अ प्लान डिजाइंड बाय अ बिजनेस टू इफेक्टिवली सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर आप कह लीजिए कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शनेबल प्लान दैट गाइड्स अ बिजनेस टू अचीव इट्स रेवेन्यू एंड ग्रोथ गोल्स बाय डिफाइनिंग हाउ इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गुड्स को, सर्विसेज को सेल करने की जो भी प्लान होती है, जो भी टैक्टिक होता है, उसी को उस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो सेल्स स्ट्रेटजीज स्पेसिफिकली टारगेट रेवेन्यू जनरेशन थ्रू कस्टमर एक्विजिशन एंड सेल्स टैक्टिक्स। तो सेल्स स्ट्रेटजी में नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर कस्टमर को एक्वायर किया जाता है और सेल्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाता है। भाई कस्टमर को एक्वायर करोगे, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करोगे, कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो कंपनी को जो है वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लियर। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि सेल्स स्ट्रेटजी क्या है, तो इट इज अ प्लान, इट इज अ टैक्टिक टू सेल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शोरूम को विजिट करते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर पर बैठे हो और जो है सेल्स एजेंट आए आपके घर पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। एनी हाउ, अगर आपको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, फिर भी जो है वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप उसका प्रोडक्ट जो है परचेज कर लें। वो प्रोडक्ट की खासियत को बताएगा, वो इस तरीके से प्रोडक्ट को आपको रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी। क्लियर। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई मेथड लगाकर जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो यही सेल्स स्ट्रेटजी होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के सर्विसेज को किस तरीके से सेल किया जाए, उसके लिए जो भी प्लान होता है उसी को सेल्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। तो कुछ की सेल्स स्ट्रेटजी है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो की स्ट्रेटजी है दैट इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ कस्टमर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर उसके कस्टमर के साथ एक ट्रस्टेबल रिलेशनशिप है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे सेल होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है और कस्टमर बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता रहेगा। तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स एंड एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो भी मार्केटिंग या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको चाहिए कि वो कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करें, जिससे कि कस्टमर उनके साथ हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द कस्टमर्स स्पेसिफिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स एंड पोजिशनिंग द प्रोडक्ट और सर्विस एज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द कस्टमर्स यूनिक प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बात कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर की क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और फिर जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को इस तरीके से पोजीशन करे कस्टमर के माइंड में कि यही प्रोडक्ट है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसी ये भी क्या है, एक सेल्स स्ट्रेटजी है। जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ यही ये प्रोडक्ट है जो मेरी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो इसको कहते हैं सोल्यूशन सेलिंग, यानी कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन वहां पर प्रोवाइड करना। क्लियर। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एज ए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कस्टमर के प्रॉब्लम को। क्लियर। तो ये होता है सोल्यूशन सेलिंग। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेटजी है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो है इस तरीके से पोजीशन करती है कि कस्टमर की कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही होती है। इसी तरीके से है डिमॉन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, वैल्यू बेस्ड सेलिंग करती है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से कस्टमर को रिप्रेजेंट करती है कि कस्टमर को लगता है कि हाँ उसने जो भी पैसा लगाया है उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अवेल करने में, उससे उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। क्लियर। तो कस्टमर को
जो है वहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए आपके प्रोडक्ट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को इस्तेमाल करके। तो इस चीज़ को उसको बताना है। भाई रिटर्न तो सभी, भाई आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब कंपनी इस चीज़ को डिमोस्ट्रेट करती है कि हाँ जब आप उसके प्रोडक्ट को परचेज करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, तो जो है कस्टमर अफेक्ट होता है और कस्टमर जो है उसके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उत्साहित होता है और वो जो है प्रोडक्ट को परचेज भी करता है। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। आज के टाइम पे सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, क्लियर, सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्लियर। और जो कस्टमर्स है वो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें देख रहे हैं उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया हो, चाहे वो एड्स को देखकर इन्फ्लुएंस हुआ हो या फिर किसी के फीडबैक को देखकर इन्फ्लुएंस हो, क्लियर। तो कंपनी को चाहिए कि वो वैल्यूएबल कंटेंट और जो है इंगेजिंग कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करें और हर प्लेटफॉर्म पे जो है उसको अवेलेबल करवाएं, क्लियर। तो इसको कहते हैं सोशल सेलिंग। तो आज के टाइम पे आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट और अलग अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने ऐड को वहाँ पर शो करती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का देखिए तो एवरी प्रोडक्ट विद इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट के अंदर जो भी सामान चाहिए आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इंस्टामार्ट है, ब्लिंकिट है, ये सब क्या है, ये अपने आप को जो है इस तरीके से शो कर रही हैं कि आप जो है 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आप अपना प्रोडक्ट अपने घर पे आप पा सकते हैं बिना कहीं बाहर पे गए हुए, क्लियर। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाती हैं, जिससे कि पॉजिटिव रिव्यू मिले और कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करे, क्लियर। बड़े बड़े स्टार्स का इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट का ऐड करने के लिए। तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर को, कस्टमर जो है अल्टीमेटली जाके वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। भाई कस्टमर अगर किसी को फॉलो कर रहा है और जिसको फॉलो कर रहा है वो अगर कहेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है तो वो जाहिर सी बात है उसको खरीदेगा ना। तो ये सेल्स स्ट्रेटजी है, यानी कि ये प्लान है, ये ऑर्गेनाइजेशन का टैक्टिक होता है, प्लान होता है कि किस तरीके से जो है कस्टमर को प्रोडक्ट को बेचा जाए, क्लियर। इसी तरीके से रेफरल सेलिंग। रेफरल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से रेफरेंस मांगती है कि सर आप बताइए कि ये प्रोडक्ट और कौन खरीद सकता है आपके नॉन में, और फिर वो जो है उसको अप्रोच करती है और उनको जो है सेल करती हैं। इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उनके केस में रेफरल सेलिंग का खासकर इस्तेमाल होता है कि जैसे किसी ने, कोई एजेंट है उसने आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस सेल किया है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस सेल किया है, फिर वो आपसे भी रेफरेंस मांगता है कि सर और कोई है बता दीजिए जिसको मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो रेफरल सेलिंग, क्लियर। इसी तरीके से है प्रोएक्टिव रीच। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कॉल करके जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए खासकर जो है आपको कॉल्स आती होंगी कि सर ये इस बैंक का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जो है एनुअल फीस नहीं है, आप ले सकते हैं, क्लियर। तो कोल्ड कॉलिंग कहते हैं इसको। या फिर ईमेल के जरिए आप देखते होंगे कि जब आप अपने ईमेल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स आए रहते हैं। तो ये भी क्या है, प्रोएक्टिव रीच है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर को पहले से ही अप्रोच करिए, चाहे उसको जरूरत हो चाहे ना हो, आप उसको अप्रोच करिए। हो सकता है कि आप उसके नीड को क्रिएट कर दें, क्लियर। इसी तरीके से टीम सेलिंग। टीम सेलिंग भी, ये भी एक प्लान है कि स्ट्रेटजी। आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की तो जो जिससे आपने इंक्वायरी की है वो आपको बताएगा, प्लस वो बोलेगा कि सर मैं आपको अपने बॉस से बात करवा देता हूं, मैं आपको फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से बात करवा देता हूं, मैं आपको इस पर्सन से बात करवा देता हूं, यानी कि वो अपने हेड से बात करवाता है, जिससे कस्टमर को लगता है कि अच्छा मुझसे टॉप रैंक के या फिर हाई लेवल के लोग जो है वो बात कर रहे होंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो सकता है वो उतने अच्छे से कन्विंस ना कर सका हो, इसलिए वो हाई लेवल के एम्प्लॉय को आकर बुलाकर कन्विंस करवाता है। तो टीम सेलिंग, यानी कि यहाँ पर लोग मिलकर जो है प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल टू क्लोज सेल। सेल को, डील को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सपोज करें कि मैं सेल्स एजेंट हूँ तो पहले मैं एम्प्लॉय को समझाऊंगा, एम्प्लॉय कन्विंस नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, अच्छा तो रुकिए आप मेरे बॉस से बात कर लीजिए, वो आपको जो है अच्छे से समझा देंगे। तो वो बॉस से बात करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि इस टाइप में दो तीन लोग मिलकर जो है प्रोडक्ट को सेल कराने पे फोकस करते हैं। तो ये जो है कुछ सेल्स स्ट्रेटजी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्लियर। तो ये प्लान है, ये स्ट्रेटजी होता है कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन करिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये वैल्यू प्रोवाइड करता है उनको। आपने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे सेल्स एजेंट होते हैं तो प्रोडक्ट को इस तरीके से बताएंगे कि सर आप इसको परचेज करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। तो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को वहाँ पर बताना है, क्लियर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वहाँ पर लोगों को दिखाना है कि सब लोग जो है उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखते होंगे क्या कहते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ पर देखेंगे पानी का बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सब रखे जाते हैं उनके सामने। तो ये क्या है, एक ही कस्टमर के माइंड में जो है वहाँ पर इमेज क्रिएट होता है कि अच्छा ये लोग ये पानी पीते हैं, ये लोग ये जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो हम भी पियेंगे, तो उसकी सेल बढ़ती है। तो ये सेल्स स्ट्रेटजी के टैक्टिक्स होते हैं, क्लियर।
सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहने का मतलब है कि जो कंपनी का रेवेन्यू गोल होता है या फिर कह लीजिए कि कंपनी का जो सेल्स ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करेगी, उसके लिए जो भी वो स्ट्रेटजी या फिर जो भी प्लान बनाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, तो उसी को सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। तो सेल्स प्लानिंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रेटजी टू अचीव ए कंपनीज रेवेन्यू गोल्स। तो कंपनी के रेवेन्यू गोल को अचीव करने के लिए कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू अर्न होगा। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी के प्रोसेस को हम सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं कि पहले कंपनी के सेल्स ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है, मार्केट डेटा को एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट प्लान्स जो हैं, जो एक्शनेबल प्लान्स हैं यानी कि जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उनको क्रिएट किया जाता है। डिफरेंट जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है और फिर उनके परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर किया जाता है। तो यही जो है बेसिक स्टेप्स होते हैं सेल्स प्लानिंग प्रोसेस का। क्लियर। तो कंपनी के रेवेन्यू गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजी किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसी के प्रोसेस को सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेप्स को अगर हम इन डिटेल देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सेल्स प्लानिंग प्रोसेस का, दैट इज एनालाइजिंग मार्केट एनवायरमेंट। भाई आप कोई प्लान तैयार करने वाले हो, कोई स्ट्रेटजी बनाने वाले हो, तो किस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज तो करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले कंपनी की ही शॉर्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी है, किन चीज़ों से उनको थ्रेट है। क्लियर। उसके बाद कस्टमर एनालिसिस करना पड़ता है कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, कस्टमर का क्या जो है इस वक्त पैटर्न चल रहा है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कैसा है। क्लियर। ये सारी चीज़ें वहाँ पर एनालिसिस करनी पड़ती है। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर के क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनके प्लान हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एनालिसिस करना पड़ता है। जब आप पूरे मार्केट इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, और कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसकी एनालिसिस कर ली गई। तो अब इसके बाद जो होता है इन सब जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी नॉलेज मिलता है मार्केट इन्वायरमेंट के बेसिस पे, उनको स्टडी करके उसके बेसिस पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। जैसे कि सेल्स को अगले ईयर 10% इंक्रीज करना है, ये क्या हो गया, एक गोल्स हो गया, सेल्स गोल हो गया या सेल्स का ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर। कि हमें अगले साल 10% अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, हमारे पास मौका है, हम जो है नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे पास मौका है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। कैसे पता चला, ये शॉर्ट एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इन सबको एनालिसिस करके हमें जो है पता चला, और उसके बेसिस में हमने ये डिसाइड किया कि हमें जो है अगली साल नेक्स्ट ईयर जो है 10% से सेल इंक्रीज करना है। आज जो है 100 यूनिट सेल हो रही है, कोई प्रोडक्ट है जो कि लाखों का है, तो 100 यूनिट्स की सेल हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10% और जो है अगले साल सेल हो, यानी कि 110 यूनिट अगले साल जो है वो सेल हो। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी गोल को, ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है तो वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि क्या है, क्या अचीव करना है। जैसे 10% इंक्रीज करना है। क्लियर। मेजरेबल, उसको मेजर किया जा सके, जैसे 10% हम मेजर कर सकते हैं ना कि 10% इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है। अचीवेबल, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीव किया जा सके। हम कहते हैं कि नहीं भैया सीधे दुगना कर देना है, तो हो सकता है कि शायद वो अचीव ना हो सके। क्लियर। तो अचीवेबल होना चाहिए गोल, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड, यानी कि वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी दिया होना चाहिए कि कितने समय में उस गोल को अचीव करना है। क्लियर। वहीं पर इसी समय जब गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी सेट किया जाता है, जैसे कि कस्टमर का एक्विजिशन रेट हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया है। ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं जिसके बेसिस पे ये जज किया जाता है, ये चीज़ चेक की जाती है कि हाँ सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लान जो बनाया गया, जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो जो है इम्पैक्टफुल है कि नहीं है। क्लियर। जैसे कस्टमर एक्विजिशन रेट, अगर स्ट्रेटजी जो भी सेल्स स्ट्रेटजी डेवलप की गई है, बनाई गई है, या फिर जो भी सेल्स प्लान डिसाइड किया गया है, अगर वो सही से काम कर रहा होगा तो कस्टमर एक्विजिशन रेट बढ़ेगा, यानी कि पहले 10% ही एक्विजिशन रेट था, यानी कि 100 कस्टमर आते थे उसमें से 10 ही लोग जो है कस्टमर सेल जो है परचेज करते थे, लेकिन अब जो है वो 100 में से 20 लोग परचेज करने लग गए, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन रेट बढ़ गया है, यानी कि स्ट्रेटजी काम कर रही है। क्लियर। तो सेल्स गोल और ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर सेट किया जाता है। उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को डेवलप किया जाता है, यानी कि क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टेक्निक होगा जिससे सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। भाई हमने गोल को सेट कर लेना कि 10% से इंक्रीज करना है हमें, तो क्या टेक्निक होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे हम इस 10% की इंक्रीज
को ला सकते हैं। तो जैसे रेफरल सेलिंग हो गया कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आप उनसे रेफरेंस मांगें और फिर जो है उनको जो है वहाँ पर कांटेक्ट करें। भाई अगर आप रेफरेंस लेके जाओगे तो आप वहाँ पर बता सकते हो ना कि भाई उन्होंने आपको रेफर किया है और वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं और लगातार परचेज करते हो सेटिस्फाइड हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूसरा जो कस्टमर है जिस रेफरेंस से जिसके पास आप गए हैं उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे जानने वाले हैं, वो ऑलरेडी परचेज कर यानी कि ट्रस्टेबल प्रोडक्ट होगा, तो वो भी जो है हो सकता है आसानी से परचेज कर सकें। सोशल सेलिंग हो गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी क्या होगी, टैक्टिक क्या होगी, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। क्लियर। गोल्स के बेसिस पे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को डेवलप किया जा सकता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फिर आता है बजटिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। जो भी स्ट्रेटजी बनाई, जो भी प्लान बनाया गया है उसमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो होंगी ना कि भाई हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, क्लियर, कोई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको जो है आपको यहाँ पर एलोकेट करना होगा। तो एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड अकॉर्डिंगली हायरिंग एम्प्लॉयज और प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोक्योरिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर कि हो सकता है कि जो सेल्स एम्प्लॉय को उस प्लान के अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, तो ट्रेनिंग देना, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी हायर करना, नए एम्प्लॉयज़ को जो है रिक्रूट करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और बजटिंग भी यहाँ पर करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि 10% सेल को इंक्रीज करेंगे तो कितना रेवेन्यू होगा और उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, असाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो भी सेल्स पर्सन हैं उनकी क्या रोल होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें जो है असाइन की जाती हैं। टीम बनाया जाता है और उनको टारगेट दिया जाता है और उनकी टेरिटरीज को भी डिसाइड किया जाता है कि जैसे 10 लोगों की टीम है तो वो जो है नॉर्थ साइड को देखेंगे, 10 लोगों की टीम है तो साउथ साइड में देखेंगे। क्लियर। तो इसको हम ऑर्गेनाइजिंग सेल्स रिसोर्सेज भी कहते हैं। क्लियर कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो सेल्स रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन और असाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सेल्स रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना हो गया कि भाई हम जो है कौन किसका बॉस होगा, कौन किसकी टीम में होगा, किसकी क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, उनका टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें डिसाइड कर दी गई तो अब अगला काम क्या होगा कि आपको जो है प्लान को इंप्लीमेंट कर देना है। जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसको इंप्लीमेंट कर देना है। इंप्लीमेंट करने के बाद आपको जो है उसको मॉनिटर और कंट्रोल करना होगा, सेल्स एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होगा और कंट्रोल करना होगा। तो जो भी KPIs हमने डिसाइड की थी, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उनको जो है आपको मॉनिटर करना होगा। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो KPI से पता चल जाएगी। अगर कस्टमर एक्विजिशन रेट है वो बढ़ गई है यानी कि स्ट्रेटजी काम कर रही है, प्लान जो है सही तरीके से काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको जो है ध्यान देने वाली बात है कि आप मॉनिटर करते रहिए और सेल्स को इंक्रीज करते रहिए। लेकिन अगर कहीं पे कस्टमर एक्विजिशन रेट घट रहा है, ठीक है, तो या फिर सेम लेवल पे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका प्लान इफेक्टिव नहीं है, उस प्लान में चेंजेस करने की जरूरत है, उस स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने की जरूरत है। तो वहाँ पर जो है रिफाइनिंग या फिर मॉडिफाइंग दी प्लान को रिफाइन करना होगा या फिर मॉडिफाई करना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं या फिर कस्टमर के प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव रीजन्स की वजह से कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो उसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से कोई चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से प्लान को भी जो वहाँ पर मॉडिफाई या फिर रिफाइन करते रहना होता है। क्लियर। तो ये जो है पूरा सेल्स प्लानिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है, जहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को ही एनालाइज किया जाता है। उसके बेसिस पे फिर जो है स्मार्ट गोल और ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। फिर उस स्मार्ट गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को डेवलप किया जाता है और जो है उस स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बजटिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है असाइन किया जाता है। फिर प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है और उस प्लान को जो है जो भी प्लान इंप्लीमेंट किया गया उसको मॉनिटर किया जाता है और अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। और अगर जो है वो पूरा प्लान फेल है तो फिर वहाँ पर जो है उस प्लान को जो है वहाँ पर मॉडिफाई किया जाता है या फिर अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके बेसिस में प्लान को रिफाइन भी किया जाता है। क्लियर। तो ये जो है पूरा सेल्स प्लानिंग प्रोसेस होता है। तो सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहने का मतलब है कि किस तरीके से स्ट्रेटजी को डेवलप किया जाता है और उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, वही प्रोसेस सेल्स प्लानिंग प्रोसेस कहलाता है। सेल्स कॉल प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल्स कॉल क्या होता है। तो देखिए सेल्स कॉल कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी कॉल, एक ऐसा कन्वर्सेशन, एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पर जो सेल्स पर्सन होता है वो जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको जो है समझाता है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, जिससे कि वो जो है उस प्रोडक्ट को, सर्विस को वो परचेज कर लें। क्लियर। तो इस सेल्स कॉल इज अ कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्स पर्सन एंड अ पोटेंशियल कस्टमर टू परसुएड देम टू बाई
बाई अ गुड्स और सर्विस। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास या फिर पेरेंट्स के पास जो है कॉल आता होगा कि आप जो है ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड जो है अवेलेबल है, आपको जो है फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पर मिलेगा, कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी और अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे। तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है कि एक आपके पास कॉल आती है जहाँ पर सेल्स पर्सन होता है, वो आपको क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में समझा रहा होता है और आपको जो है आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो क्रेडिट कार्ड वहाँ पर प्रोवाइड करता है। जैसे कि बोल देगा कि आप जो है कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं तो आप पेट्रोल भरवाते होंगे, तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको पेट्रोल में जो है वहाँ पर पेट्रोल के दाम में, पेट्रोल के प्राइस में आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से जो है कस्टमर, जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, उनको जो है कॉल आती है, उनसे इंटरेक्शन होता है, उनसे कन्वर्सेशन होता है और प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और कोशिश होती है सेल्स पर्सन की कि वो जो है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। क्लियर? तो इस टाइप का कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इसी को हम सेल्स कॉल कहते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि जब एक सेल्स पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और उनको समझा रहा होता है इस मोटिव से कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर लें, तो उसी कॉल को हम सेल्स कॉल कहते हैं। उस कन्वर्सेशन, उस इंटरेक्शन को हम सेल्स कॉल कहते हैं। तो मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है कि यहाँ पर जो भी प्रॉस्पेक्ट है, जो भी जो है पोटेंशियल कस्टमर है, उनको प्रोडक्ट के बारे में, गुड्स और सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उनकी नीड्स को समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है उनको जो है वहाँ पर प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए, उनके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाए। वो नहीं खरीदने वाले थे, उनको इन्फ्लुएंस करके उनको बेचा जाए। भाई सेल्स पर्सन का मोटिव यही होता है कि वो सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करे। क्लियर? तो ये सेल्स कॉल का मोटिव होता है। तो सेल्स कॉल कैन बी परफॉर्म्ड ओवर द फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस और इन पर्सन। तो ये जो सेल्स कॉल है ये फोन के ऊपर भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जो हो सकता है और डायरेक्टली जो है आप वहाँ पर जो है कस्टमर के पास जाकर, पोटेंशियल कस्टमर के पास जाकर वहाँ पर उनको प्रोडक्ट के बारे में समझा सकते हैं। क्लियर? और ये जो सेल्स कॉल है ये प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। तो जो अनप्लान्ड होता है उसको अनसॉलिसिटेड कॉल कहते हैं, जिसको कोल्ड कॉल कहते हैं कि रैंडमली हम जो है कॉल किए जा रहे हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और वहीं पर दूसरा है प्री अरेंज्ड, यानी कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर से बातचीत करने के लिए हम पहले ही पूरी प्लानिंग करते हैं, फिर उस कस्टमर को अप्रोच करते हैं। क्लियर? तो सेल्स कॉल अनसॉलिसिटेटेड यानी अनप्लान्ड भी हो सकता है या फिर प्री अरेंज्ड भी होता है यानी कि प्लान्ड भी हो सकता है। सेल्स कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फोन के जरिए, फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो सेल्स कॉल हो गया एक कॉन्फ्रेंस या फिर एक कन्वर्सेशन या फिर एक इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड पोटेंशियल कस्टमर। क्लियर? तो अलग अलग टाइप के सेल्स कॉल होते हैं। जैसे एक हो गया कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स में क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि अनप्लान्ड होता है। तो अनसॉलिसिटेड कॉल होता है जिसमें जो प्रॉस्पेक्ट है उसके बारे में कोई भी पहले से इंफॉर्मेशन नहीं होती है और जो है हम वहाँ पर उसको कॉन्टैक्ट करते हैं इस उम्मीद से कि कोई नया लीड जो है वो जनरेट हो सकता है। क्लियर? तो सेल्स पर्सन है वो रैंडमली जो है किसी को कॉल करता है और उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको परसुएट करता है, तो उसको हम कोल्ड कॉल कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर नंबर आपको कॉन्टैक्ट दे दिया जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, और जो है आपके पास रैंडमली कॉल आती रहती है। वहीं पर दूसरा है वार्म कॉल। वार्म कॉल क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे प्रॉस्पेक्ट को कॉल किया जाता है जिनके बारे में पहले से कुछ नॉलेज होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जिनसे पहले एक इंटरेक्शन हो रखा होता है। क्लियर? जैसे कि आपके पास किसी लाइफ इंश्योरेंस ने पहले एक बार कॉल किया था, आपसे उसकी पूरी इंटरेक्शन हो गई लेकिन आपने परचेज नहीं किया, लेकिन बाद में उसका कॉल फिर से आता है, तो उसी को हम वार्म कॉल कहते हैं, यानी कि पहले ही इंटरेक्शन हो चुका था और दोबारा से कॉल आपके पास वहां पर आ रहा है। ठीक है? वहीं पर नेक्स्ट है फॉलोअप कॉल्स। फॉलोअप कॉल्स नाम से क्लियर है कि आपने किसी सेल्स पर्सन ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया है तो सेल्स पर्सन आपके पास कुछ दिन बाद फिर फोन करता है ये चीज़ जानने के लिए कि आपका फीडबैक क्या है, क्या आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। क्लियर? या फिर आप जो है किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ से फिर से आपके पास कॉल आता है कि सर आप अगली बार कब आने वाले हो। क्लियर? या फिर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया गुड्स सर्विस आया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो तो वहाँ पर फॉलोअप कॉल किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट है सेल्स अपॉइंटमेंट कॉल। ये कॉल क्या हो गया कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो है कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सेल्स पर्सन होता है वो किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कॉल करेगा और उनसे बोलेगा कि इस तरह हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट आया है, कोई नया सर्विस अवेलेबल है, हम आपसे जो है मीट करना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, कब आपसे मिल सकते हैं। तो सेल्स अपॉइंटमेंट कॉल। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप के जो है वहाँ पर सेल्स कॉल होते हैं। तो अब आता है सेल्स कॉल प्लानिंग। सेल्स कॉल प्लानिंग समझ गए होंगे कि जो सेल्स कॉल है यानी कि जो कन्वर्सेशन इंटरेक्शन हो रहा है कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में, इसको प्लान करना। भाई
कोई भी सेल्स पर्सन होगा वो चाहेगा कि जब भी वो किसी कस्टमर से बात करे, जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनसे बात करे, तो वो जो है उसका प्रोडक्ट, उसका सर्विस वो परचेज कर लें। क्लियर? और तभी उस सेल्स कॉल को इफेक्टिव माना जाएगा। तो सेल्स कॉल इफेक्टिव हो, यानी कि जो सेल्स इंटरेक्शन है, जो सेल्स कन्वर्सेशन है बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर, वो इफेक्टिव हो, उसकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए जरूरी है कि उस सेल्स कॉल को प्लान किया जाए। यानी कि पर क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो पहले प्रिपेयर करता है कि वो किस तरीके से जो कस्टमर है उससे इंटरेक्ट करेगा, उससे क्या क्या कन्वर्सेशन करेगा। तो उसके लिए पहले तो गोल डिसाइड करेगा सेल्स पर्सन कि क्या वो किस चीज़ के बारे में जो है उसको जो है बात करनी है, कन्वर्सेशन करनी है कस्टमर से। क्लियर? जैसे कि कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है या फिर फॉलोअप लेना है, फीडबैक लेना है। क्लियर? तो पहले वो गोल को डिसाइड करेगा कि उसका गोल है क्या, वो क्यों कन्वर्सेशन करना चाहता है। उसके बाद उस प्रोस्पेक्ट के बारे में, यानी कि जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या वांट्स है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। तभी तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने प्रोडक्ट को रख पाओगे। भाई कोई भी कस्टमर अब कोई भी प्रोडक्ट को तभी परचेज करता है जब उससे उसकी कोई नीड फुलफिल हो रही होती है, कोई वांट सेटिस्फाई हो रहा होता है। क्लियर? जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा, तो कस्टमर क्या ऑब्जेक्शन उठा सकता है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा ना पहले। तो उसी को सेल्स कॉल प्लानिंग कहते हैं। तो सेल्स कॉल प्लानिंग इज द स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन प्रोसेस बिफोर अ सेल्स इंटरेक्शन टू मैक्सिमाइज इट्स इफेक्टिवनेस। तो जो सेल्स इंटरेक्शन है, जो सेल्स कॉल है, जो कन्वर्सेशन है बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वो इफेक्टिव हो, उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है सेल्स पर्सन द्वारा, उसी को हम सेल्स प्लानिंग कहते हैं। तो सेल्स पर्सन क्या करता है, वो गोल्स को डिफाइन करेगा कि वो किस पॉइंट्स, किस चीज़ को लेकर जो है कन्वर्सेशन करने वाला है, फॉलोअप ले चाहिए उसको, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर किसी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। गोल क्या है कन्वर्सेशन का, उस चीज़ को डिफाइन करेगा। प्रॉस्पेक्ट के बारे में, यानी कि कस्टमर के बारे में पहले से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो वो गैदर करेगा। क्लियर? अगर कोल्ड कॉल नहीं है तो, कोल्ड कॉल है तो फिर वहाँ तो रैंडमली किसी न किसी को कॉल कर ही देगा। क्लियर? ऑब्जेक्शंस क्या क्या कस्टमर उठा सकता है, उस चीज़ को पहले से ही एंटिसिपेट करके उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो जो है उसके प्रिपेयर करेगा। भाई आप यहाँ पर सेल्स पर्सन क्या होता है कि जैसे उसने कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया तो सामने से आ सकता है ना कि भाई इस प्रोडक्ट में ये क्यों है। तो कस्टमर का जो भी क्वेश्चन हो सकता है उस चीज़ को पहले से ही सोच के उसका सोल्यूशन जो है पहले से ही वहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लेना। तो सेल्स पर्सन इन सब चीज़ों को प्लान करता है, तो इसी को हम सेल्स कॉल प्लानिंग कहते हैं। और जब कोई सेल्स पर्सन ये पूरी प्लानिंग करके जाता है सेल्स कॉल के लिए, यानी कि किसी भी कस्टमर से कन्वर्सेशन में इंटरेक्शन करने के लिए, जब कोई सेल्स पर्सन पूरी प्लान करके जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो मैक्सिमाइज होगा, यानी कि सेल्स कन्वर्जन होगा, यानी कि कस्टमर उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। एजेंट कॉन्फिडेंस होगा, जो सेल्स एजेंट है, जो सेल्स पर्सन है, वो कॉन्फिडेंट रहेगा क्योंकि वो पूरा प्रिपेयर होकर गया है। आप एग्जामिनेशन देने जाइए, अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हो, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, तो एग्जामिनेशन के लिए आप कॉन्फिडेंट होते हो। वहीं पर प्रिपरेशन अगर अच्छा ना हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। तो इसी तरीके से सेल्स पर्सन ने पहले ही अगर तैयारी कर ली है, पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस तरीके से क्या क्या बातें करनी है, तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो सेल्स पर्सन की इंडिविजुअली की बात करें, चाहे कंपनी की प्रोडक्टिविटी की बात करें। क्लियर? तो सेल्स कॉल प्लानिंग, जहां पर सेल्स कॉल को पहले ही सेल्स पर्सन प्लान करके जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे कन्वर्सेशन इंटरेक्शन करना है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। क्लियर? तो कुछ की स्टेप्स हैं सेल्स कॉल प्लानिंग में, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा सेल्स कॉल प्लानिंग का, दैट इज सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव। क्लियर? कि सेल्स कॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर? क्यों आप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हो, क्यों आप इंटरेक्शन करना चाह रहे हो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। तो क्लियरली एस्टैब्लिश व्हाट सेल्स पर्सन वांट टू अचीव ड्यूरिंग द कॉल, वो कॉल के जरिए क्या अचीव करना चाहता है, फॉलोअप लेना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता है, या फिर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर ले ये चाहता है, वेदर इट इज सिक्योरिंग अ डिमॉन्स्ट्रेशन, ए फॉलोअप मीटिंग और अ सेल। क्लियर? देन अगला काम क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव सेल कॉल का ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो अगला काम है प्रॉस्पेक्ट के बारे में रिसर्च करना, रिसर्चिंग दी कस्टमर, कस्टमर के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना कि कस्टमर क्या करता है, क्लियर, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या 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 नीड्स हो सकती हैं, क्या उसके वांट्स हो सकते हैं, उस चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई करना, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नीड्स है, उसको आइडेंटिफाई करना। देन आउटलाइन वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसको इस चीज़ को तैयार करना होगा कि किस तरीके से कंपनी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है जिससे कि कस्टमर की नीड फुलफिल हो सकती है। भाई कस्टमर की प्रॉब्लम और नीड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब जो है आपको जो है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग फिट करना पड़ेगा ना, तभी तो कस्टमर परचेज करेगा। तो वैल्यू प्रोपोजिशन को आउटलाइन करेगी कस्टमर जो है वो क्यों आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। देन प्रिपेयरिंग सेल्स मटेरियल, यानी कि जब सेल्स कॉल होता है, यानी कि जब जब सेल्स पर्सन कस्टमर से इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है, जैसे ब्रोचर हो गया, पीपीटी हो गया, प्रोडक्ट का सैंपल हो गया। तो इसको जो है वहाँ पर उस सेल्स
सेल्स मटेरियल को वहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जब आप कन्वर्सेशन करने जा रहा है सेल्स पर्सन कस्टमर से, तो अपने साथ वो जो प्रोडक्ट का सैंपल है उसको लेके जाए, वरना खाली हाथ चले जाओगे, प्रोडक्ट का सैंपल ही नहीं है तो कस्टमर कैसे समझेगा। तो सेल्स मटेरियल को भी प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेयर की क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो सेल्स पर्सन को प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि कस्टमर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे कि कस्टमर से ये पूछा जा सकता है कि आप किस ओकेजन के लिए कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, या फिर आप किस ओकेजन के लिए जो है कपड़ा परचेज करना चाहते हो। भाई वो किसी शॉप में गया है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर कपड़ा खरीदने गया है, तो यहाँ पर अगर सेल्स पर्सन कस्टमर से पूछ लेगा कि आप किस ओकेजन के लिए जो है कपड़ा खरीदना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कपड़ा दिखाएगा और हो सकता है कि कस्टमर को पसंद भी आ जाए। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। देन एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस, यानी कि कस्टमर के कहीं ना कुछ डाउट्स तो होंगे ही प्रोडक्ट को लेकर, तो उस प्रोडक्ट को लेकर जो भी डाउट्स हो सकते हैं उसको पहले ही जो है एंटिसिपेट करके, पहले ही अनुमान लगा के कि उसके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन होगा, उसका क्या आंसर होगा, उसके डाउट्स को कैसे क्लियरिफाई किया जाएगा, उस चीज़ की तैयारी कर लेना। देन क्रिएट अ कॉल एजेंडा, कहने का मतलब है कि यहाँ पर किस तरीके से किस तरीके से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, क्या सामने वाले के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो इन सब चीज़ों को जो है पहले से ही तैयार कर लिया जाता है कि भाई सेल्स कॉल करने से पहले, यानी कि किसी भी कस्टमर से इंटरेक्ट करने से पहले, आप जो सेल्स पर्सन है वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेता है कि सबसे पहले क्या बोलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, उसके बाद क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो जो है वहाँ पर वो कॉल एजेंडा तैयार कर लेता है। क्लियर। देन नेक्स्ट स्टेप है प्लान फॉर नेक्स्ट स्टेप। कहने का मतलब क्या है कि जब कॉल खत्म हो जाती है, जो सेल्स कॉल है जब वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे फॉलोअप ईमेल भेजना है या फिर दूसरी मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो उसके लिए भी जो है वहाँ पर प्लान तैयार कर लेना चाहिए। क्लियर। तो ये जो है कुछ की स्टेप्स हैं सेल्स कॉल प्लानिंग के, कि आप पहले सेल्स कॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिसाइड कर लीजिए, फिर कस्टमर के बारे में जो है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, सेल्स कॉल मटेरियल, यानी कि सेल्स कॉल में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने में जो भी कुछ मटेरियल्स हेल्प कर सकते हैं, जैसे ब्रोचर, पीपीटी या फिर प्रोडक्ट का सैंपल, उसको जो है अरेंज कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिए, जिसको कस्टमर से पूछने के बाद कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट या फिर कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, वो समझ सकें, वो जो है आइडेंटिफाई किया जा सके। वो कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर जो भी उसके क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको पहले से एंटिसिपेट करके उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं वो आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए। फिर किस तरीके से कॉल को शुरू करना है, कॉल को ख़त्म करना है, वो तैयार कर लीजिए, और कॉल ख़त्म होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा उसको भी आपको प्लान कर लेना होता है। तो ये सब जो है किसी भी सेल्स कॉल से पहले पूरा प्लान करना पड़ता है सेल्स पर्सन को, और इसी को हम कहते हैं सेल्स कॉल प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि सेल्स एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी जाती हैं, सेल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जानी होती हैं। तो ऐसे में सेल्स पर्सन को ये ज़रूरी है कि वो प्रायोरिटाइज करे कि जैसे कि सेल्स कॉल करना है तो पहले वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से कस्टमर हैं जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन से कस्टमर हैं जो कि कम वैल्यूएबल हैं। कहने का मतलब है कि कौन से कस्टमर हैं जिनको प्रोडक्ट सेल करने पे ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है, कौन से कस्टमर हैं जिनको प्रोडक्ट सेल करने पे कम रेवेन्यू आएगा। तो पहले जिनको सेल करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पहले आप उनको अप्रोच करोगे ना। तो टाइम मैनेजमेंट। क्लियर। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो कुछ काम ऐसे होंगे जिनको करने के बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो 20-30% ही रहेगा, लेकिन वहीं पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप अपने समय का 20% भी दे दोगे तो 80% रिजल्ट मिलेगा, तो आप उस काम को करोगे। क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट इन सेल्स इज द स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सेल्स एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए सेल्स एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। ये कैसे किया जाता है? बाय फोकसिंग ऑन हाई वैल्यू टास्क एंड मिनिमाइजिंग टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जो भी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं उनको मिनिमाइज करके हाई वैल्यू टास्क पे जो है फोकस करिए। जैसे कि सेल्स मटेरियल प्रिपेयर करना है, पीपीटी हो गया, प्रोडक्ट का सैंपल हो गया, या फिर जो है ब्रोचर्स जो है वहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन क्या कर सकता है कि ये जो सेल्स मटेरियल है इसको प्रिपेयर करने के लिए वो अपने किसी जूनियर को डेलीगेट कर दे कि भाई तुम जो है ये ब्रोचर बनाओगे, तुम जो है ये पीपीटी तैयार करोगे। क्लियर। या फिर ये सेल्स जो प्रोडक्ट का सैंपल है इसको तुम जो है अरेंज करके लाओगे। वो तब तक सेल्स पर्सन क्या कर सकता है, उस टाइम को वो जो है यूटिलाइज कर सकता है कि किस तरीके से कस्टमर को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किस
तरीके से कस्टमर को जो है समझाना होगा, परसुएट करना है। क्लियर, वो उस पर फोकस कर सकता है। तो इस तरीके से जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए और हाई वैल्यू टास्क पे भाई कस्टमर को समझाना, किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है, कन्वर्सेशन पे फोकस करना है। तो हाई वैल्यू टास्क पे फोकस करें। क्लियर, तो इस तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है। तो जो सेल्स टाइम मैनेजमेंट है, अगर ये सही तरीके से कोई भी सेल्स पर्सन मैनेज कर लेता है अपने टाइम को, तो वो हेल्प करता है सेल्स पर्सन को टू अचीव सेल्स टारगेट। जो भी उसका सेल्स टारगेट होगा वो अचीव कर लेगा, बस सही समय पे सही काम कर रहा है, हाई वैल्यू टास्क पे फोकस कर रहा है, टाइम वेस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, तो सेल्स टारगेट उसका अचीव होगा। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, भाई टाइम वेस्ट भी जो है वो रिड्यूस होगा। मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, जब सेल्स टारगेट अचीव हो रहा है, टाइम जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो कम हो जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। कस्टमर जो सेल्स पर्सन है वो फालतू के कामों को छोड़ के कस्टमर को किस तरीके से परसुएट करना है उस पर फोकस करेगा, तो कस्टमर का एक्विजिशन रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इन्हेंस होगा। भाई जब सेल्स पर्सन पूरा फोकस कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे लगाएगा, परसुएट करने पे लगाएगा, तो कस्टमर भी क्या होगा, सेटिस्फाई होगा उस सेल्स कॉल से। क्लियर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट के सेल्स मैनेजमेंट में, जैसे कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कौन से टास्क इंपॉर्टेंट हैं, हाई वैल्यू टास्क हैं, कौन से लो वैल्यू टास्क हैं, उसको जो है आइडेंटिफाई करिए और हाई वैल्यू टास्क पे ज़्यादा फोकस करिए। पैरेटो प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, 80-20 रूल चलता है, यानी कि फोकस ऑन द 20% ऑफ एफर्ट दैट जनरेट 80% ऑफ रिजल्ट बाई आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग हाई वैल्यू एक्टिविटीज़। यानी कि आप जो है सिर्फ दो हाई वैल्यू, यानी कि सपोज करिए कि दो ऐसे कस्टमर हैं जिनको अगर आप फोकस करते हो और उन पे टाइम लगाते हो तो उनसे आपको उतना रेवेन्यू मिल जाएगा जितना कि 10 कस्टमर को डील करके मिलेगा। तो आप उन दो कस्टमर पे टाइम दो ना। क्लियर, भाई 10 कस्टमर से बात करोगे तब भी 1 लाख यूनिट सेल हो रहा है, यहाँ सिर्फ 2 ही कस्टमर से बात करोगे तब भी आपका 1 लाख यूनिट सेल हो जाएगा। तो आप उन 2 कस्टमर से बात करिए, तो हाई वैल्यू एक्टिविटीज पे फोकस करिए, लो वैल्यू एक्टिविटीज पे कम फोकस करिए। पैरेटो प्रिंसिपल। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, गोल सेटिंग, गोल को सेट करिए। क्लियर, जब आप गोल को सेट कर लोगे ना तो आप उस गोल के अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, सभी एक्टिविटीज को शेड्यूल करिए कि कब कहाँ कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, पूरा प्लान तैयार करिए कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ लीजिए, वहाँ पर यूज़ करिए, जैसे कि ऑटोमेटेड मैसेजिंग हो गया, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। तो इन सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट नहीं होगा भाई, वरना आप जो है डायरी रजिस्टर लेके बैठ गए, वहाँ पर डिटेल ढूंढ रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम जो है वहाँ पर जाएगा। अगर आप CRM सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल, चाहे वो कस्टमर की हो, चाहे आपकी परफॉर्मेंस की हो, चाहे सेल्स से रिलेटेड हो, सारा डिटेल जो है आपको एक क्लिक पे मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए जिससे यहाँ पर भी आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट होगा। डेलीगेशन एंड सपोर्ट, जो कि हमने समझाया कि जो भी अनवांटेड टास्क हैं या फिर ऐसे टास्क हैं जो कि आपका जूनियर भी कर सकता है, जो कि आपका सबऑर्डिनेट भी कर सकता है, आप उसको डेलीगेट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपको करके देगा। क्लियर, तो दूसरे से सपोर्ट लीजिए। तो इस तरीके से जो है टाइम को मैनेज किया जा सकता है। तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि कस्टमर को किस तरीके से परसुएट करना है, क्योंकि सेल्स मैनेजमेंट में फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स कर सकें अपने प्रोडक्ट का, अपने सर्विसेज का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। और सेल्स करने के लिए जरूरी है कि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर जब आपके कन्वर्सेशन से, आपके इंटरेक्शन से सेटिस्फाई होगा तभी जो है वो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो किसी भी सेल्स पर्सन का फोकस हाई वैल्यू टास्क पे होना चाहिए, हाई वैल्यू सेल्स एक्टिविटीज पे होना चाहिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेल्स प्लानिंग। देखिए, सेल्स मैनेजमेंट में बहुत सारी सेल्स एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्स टीम को परफॉर्म करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या फिर सपोर्टिव टास्क होते हैं, सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं कस्टमर को एक्वायर करने में। क्लियर, तो ऐसे रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको हेल्प करती है, सेल्स टीम को हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि जो सेल्स टीम है वो अपने कोर टास्क पे फोकस कर सकती है, जब उसको फालतू के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं करने पड़ेंगे या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ और रिपीटेटिव टास्क हैं उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सेल्स टीम है वो अपने कोर एक्टिविटीज़ पे परफॉर्म करेगी ना, कि किस तरीके से कस्टमर से बातचीत करनी है, किस तरीके से कस्टमर को कम्युनिकेट करना है, कैसे जो है कस्टमर को एक्वायर करना है, उस पर फोकस करेगा। वो सेल्स स्ट्रेटजी पे फोकस करेगा। क्लियर, वो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग लेने में जो है फोकस करेगा। वो जो अदर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उस पर कम फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उस काम को कर दे रही है। क्लियर,
तो ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजी हैं जो कि सेल्स मैनेजमेंट में सेल्स टीम की हेल्प करते हैं। तो जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आपने बहुत सारे सीआरएम सॉफ्टवेयर या फिर सीआरएम सिस्टम सुने होंगे, जैसे कि जोहो सीआरएम है, हब स्पॉट है, सेल्स फोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है। ये सब क्या है? ये सब सीआरएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सभी कस्टमर से रिलेटेड डेटा को एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जहां से सेल्स टीम उनको कहीं से भी ट्रैक कर सकती है। यानी कि जो है, जैसे कि किसी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब उसको जो है अपने हेड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हेड ऑफिस में ही एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा वहां पर, जिसके जरिए कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया वो कहीं पर भी हो, उस डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। तो यहां पर क्या होता है कि कस्टमर का डेटा उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में सेव होता है, और सेल्स टीम के लोग हैं वो कहीं पर भी हो, आसानी से कस्टमर से रिलेटेड डेटा को वो एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन, उनके ऑर्डर डिटेल्स, क्लाइंट की हिस्ट्री, और इसके साथ ही साथ जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ये डेटा बेसिस पे जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी सही रहेंगी उसमें जो है सपोर्ट करता है। कस्टमर की नीड कितनी होगी, यानी कि सेल्स फोरकास्टिंग में जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस करता है। तो कस्टमर के रिलेटेड जो भी डेटा होती हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सेल्स हिस्ट्री हो, उन सभी को स्टोर करता है, और उसके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो हेल्प भी करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकता है, कितना डिमांड हो सकता है, उसको भी जो है प्रिडिक्ट करने में ये सीआरएम सॉफ्टवेयर, सीआरएम सिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं। क्लियर? तो जैसा कि हमने एग्जांपल के नाम पे बताया, जो हो सीआरएम है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, सेल्सफोर्स सीआरएम है, तो ये सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, तो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि जो एडवांस यूनिवर्सिटीज हैं वो सीआरएम सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है। तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी है लखनऊ की, तो वहां पर क्या है, आप देखेंगे कि वहां पर सभी स्टूडेंट्स की ईआरपी लॉगिन बनी हुई है, और उस ईआरपी लॉगिन में उस स्टूडेंट से रिलेटेड सभी डेटा जो है उनको वहां पर शो होता है, चाहे वो उनकी अटेंडेंस हो, चाहे उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो, चाहे उनका रिजल्ट चेक करना हो, यानी कि उनका सभी डेटा जो है उस सीआरपी पर स्टोर होता है। तो इसी तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है या सीआरएम सिस्टम है, इसमें जो है सभी कस्टमर से, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के जो भी कस्टमर्स होंगे, उन कस्टमर की सभी इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने क्या पहले ऑर्डर किया था, पुराना क्या ऑर्डर था, कितने क्वांटिटी में परचेज किया, किस प्राइस में परचेज किया, कितना रेवेन्यू उनसे जनरेट हुआ है, और इन्हीं सब डेटा के बेसिस पे जो है जो सीआरएम सिस्टम है वो सेल्स टीम को जो है हेल्प करती है डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फ्रेम करने में, और फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है उसको जानने में। क्लियर? तो पहला इंपॉर्टेंट रोल क्या हो गया टेक्नोलॉजी का? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि अब यहाँ पर जो है पहले की तरह जो है रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं है कि आज ये कस्टमर आया, इसने इतना परचेज किया, आज ये आया, इसने इतना परचेज किया। अब जो है सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ पर सेव हो जाता है, और उस डेटा के बेसिस पे ये जो सीआरएम सिस्टम से सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ये सेल्स टीम को जो है डिफरेंट आउटपुट भी देते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है वो स्ट्रेटजीज को बनाने में और जो है फ्यूचर सेल्स फोरकास्टिंग करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से जो अगली रोल है दैट इज सेल्स ऑटोमेशन। क्लियर? तो सेल्स ऑटोमेशन को लेके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सेल्स ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो डिफरेंट रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो ये टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेटिक अपने आप करते रहती है। जैसे जो है सपोज करिए कि कस्टमर के डेटा को कैप्चर कर लेना है और उसको अपडेट करते रहना है। क्लियर? जैसे कि सपोज करिए कि पहले कोई कस्टमर था, उसका मोबाइल नंबर उसने कुछ और फिट किया था, अब दूसरी बार वही कस्टमर आया लेकिन उस बार उसने मोबाइल नंबर कुछ और फिट किया है, तो ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेगा, आपको कुछ वहां पर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से फॉलोअप ईमेल जो है किसी क्लाइंट को भेजना है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आप शेड्यूल कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है फॉलोअप ईमेल अपने आप जो है वो भेज देगा क्लाइंट को। यहां पर जो है सेल्स टीम को बैठकर जो है फॉलोअप ईमेल भेजने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो सेल्स ऑटोमेशन यानी कि जो डिफरेंट सेल्स एक्टिविटीज हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेल्स ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टू ऑटोमेट टाइम कंज्यूमिंग रिपीटेटिव टास्क इन द सेल्स प्रोसेस सच एज डेटा एंट्री, ईमेल फॉलोअप्स एंड लीड मैनेजमेंट। ये सारी चीजें जो है वो सेल्स ऑटोमेशन के जरिए, सेल्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए हो जाता है। क्लियर? तो इससे क्या होता है, इससे जो सेल्स टीम है वो फ्री हो जा रही है, इन सब चीजों पे उनको जो है काम नहीं करना पड़ता है, जो रिपीटेटिव टास्क है उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो हायर वैल्यू एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, डील को क्लोज करना है, कस्टमर को समझाना है, तो इन सब चीज़ों पे वो फोकस कर पाते हैं। जब भाई डेटा एंट्री और ईमेल फॉलोअप इन सब चीज़ों को से फ्री हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने पे फोकस करेंगे, डील को क्लोज करने पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो सेल्स ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो अलग अलग टाइप के जो है वहाँ पर सेल्स ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जो कस्टमर है उसका डेटा ऑटोमेटिकली कैप्चर करते रहेंगे और अपडेट भी करते रहेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। क्लियर? इसी तरीके से जो है फॉलोअप ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली जो है कस्टमर को भेजा जाता है सेल्स ऑटोमेशन के जरिए। ऐसे ही कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट सर्च किया है और उसी के बेसिस पे उसको ईमेल के जरिए एडवर्टीजमेंट भेजा जाता है। तो ये सब सेल्स ऑटोमेशन के ही एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा
होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि आपने जब कोई प्रोडक्ट सर्च किया और आपने उसको परचेज नहीं किया तो अब वो सिस्टम जो है बार बार आपको वही उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट और ऑफर्स को दिखाता रहता है। क्लियर? तो ये सेल्स ऑटोमेशन ही है। क्लियर? वहीं पर जो नेक्स्ट रोल है टेक्नोलॉजी का, दैट इज डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तो जो सीआरएम सॉफ्टवेयर था, सीआरएम सिस्टम है, ये क्या है? ये जो है कस्टमर से रिलेटेड जो डिफरेंट डेटा है उसको अपने यहाँ पे सेव रखते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, और फिर उस डेटा को एनालाइज करके जो है एक रिपोर्ट भी जो है, समरी रिपोर्ट भी जो है वहाँ पर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारी डिटेल जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर कस्टमर को, सेल्स टीम को जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कस्टमर से रिलेटेड। क्लियर? और ये जो रिपोर्ट है ये सेल्स मैनेजर को हेल्प करती है मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में, कस्टमर के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, सेल्स की क्या परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई करने में ये रिपोर्ट जो है हेल्प करते हैं। क्लियर? तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग के लिए होता है। डिफरेंट टूल्स हेल्प इन समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग एग्जिस्टिंग डेटा, फोकसिंग ऑन व्हाट हैपेंड, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंड। क्लियर? तो कुछ नया पैटर्न चल रहा है तो उसको अनकवर करते हैं। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको प्रोवाइड करने में ये टेक्नोलॉजी हेल्प करते हैं, जैसा कि सीआरएम सिस्टम होता है। क्लियर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें जो भी कस्टमर का डेटा सेव होता रहता है उसी के बेसिस पे जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, जो कि सेल्स मैनेजर को डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्लियर? इसी तरीके से कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका इस्तेमाल करके अब जो है कहीं से भी कोई भी कम्युनिकेट कर पाता है, यानी कि सबको एक ही जगह पे बुलाने की जरूरत नहीं है। भाई आप कोई दूसरी सेल टेरिटरी में है, आप उसको जो है हेड ऑफिस में बुला रहे हो तो उसको आने जाने में समय लगेगा, तो वो अपने मेन टास्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो अब क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है जो जहाँ पे है वहीं से जो है वो कम्युनिकेशन हो जा रहा है, वहीं से मीटिंग हो जा रही है। तो यूजिंग टेक्नोलॉजी द सेल्स टीम कैन कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कैन डू रियल टाइम डायरेक्ट कम्युनिकेशन। यहाँ पर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है। ऑफिस में बुलाते तो 2 दिन पहले चलता, 2 दिन बाद वो पहुंच रहा है। सपोज कर कि मुंबई में हेड ऑफिस है, वो कहीं नॉर्थ में काम कर रहा है, तो 2 दिन लगता है उसको मुंबई पहुंचने में, अगर बाई ट्रेन जा रहा है। क्लियर? तो ऐसे में समय वहां पर चला जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए आप क्या है कि वो कहीं पे भी हो, तुरंत के तुरंत मीटिंग जो है वहां पर हो जा रही है, और रियल टाइम आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हो कि वो मार्केट में है कि नहीं है, चीज़ें मॉनिटर की जा सकती हैं। रियल टाइम मैसेजिंग ऐप्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को जो है और ज़्यादा इंप्रूव करती है। सेल्स टीम के बीच में जो है, जैसे कोई नोटिस आया, तुरंत के तुरंत जो है सभी सेल्स टीम को जो है वहाँ पर कम्युनिकेट हो जाता है। कैसे जरिए? व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, ईमेल के जरिए। ये क्या है? ये सब रियल टाइम मैसेजिंग ऐप है जिसके जरिए कम्युनिकेशन क्या हो गया है, फास्ट हो गया है। पहले बाई पोस्ट भेजा जाता था, लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप पे डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, तुरंत के तुरंत जो है वहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी के जरिए सेल्स टीम की जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या है, वो भी फास्ट हुई है, इंप्रूव हुई है। क्लियर? इसी तरीके से जो अगला रोल है टेक्नोलॉजी का, दैट इज लीड जनरेशन, यानी कि अगला कौन कस्टमर हो सकता है, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने में टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, उस प्रोडक्ट को सर्च करने के बाद आपने उसको परचेज नहीं किया, तो बार बार जो आपको वो ऐप होगा या फिर जहाँ पे भी आप अलग अलग गूगल पे जाओगे तो वहाँ पर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीड जनरेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है सेल्स टीम को, सेल्स मैनेजर को, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि कौन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं जो कि आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन जनरेटिंग लीड्स इन द बेसिस ऑफ कस्टमर सर्च इन्फॉर्मेशन। कस्टमर ने क्या सर्च किया था उसके बेसिस पे जो है टेक्नोलॉजी आपको बताएगी कि ये पर्सन है जो कि आपका कस्टमर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट को सर्च किया रहा होगा जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और उसने जो है उस वक्त परचेज नहीं किया है। तो अब ऐसे में क्या करती है कि जैसे ही इन्फॉर्मेशन जो है सेल्स टीम को पहुंचती है, सेल्स टीम स्टार्ट कर देती है उसको फॉलोअप करना। क्लियर? उनको डिफरेंट ऑफर्स भेजना स्टार्ट कर देंगे, तो जो है जो सेल्स टीम है वो अपना एफर्ट स्टार्ट कर देती है जिससे कि डील क्लोज हो सके। तो लीड को जनरेट करने में भी टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। इसी तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग, जैसा कि हमने बताया, सीआरएम सिस्टम। क्लियर? तो सीआरएम सिस्टम में जो है वहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड सारा डेटा इन्वॉल्व जो है वहाँ पर सेव होता है, उसको उसकी एनालिसिस की जाती है सीआरएम सिस्टम द्वारा ही, और वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कौन सा कस्टमर है जो कि कितना प्रोडक्ट जो है परचेज करने वाला है। तो एआई, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, वो जो है प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और हिस्टोरिकल डेटा और मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे ही ये जो है सेल्स फोरकास्टिंग होती है। तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, हिस्टोरिकल डेटा क्या है और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसके बेसिस
बेसिस पे जो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ये फ्यूचर में कितना सेल होगा उसको ये जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और वो जो है कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजर को हेल्प करते हैं कि वो अपनी सेल्स प्लानिंग को सही तरीके से कर सकें। क्लियर। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को जो सेल्स टीम है उसको ट्रेनिंग देना है, उसको डेवलपमेंट करना है, तो उसमें भी जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के टाइम पे डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, वर्चुअल ट्रेनिंग टूल्स है, जैसे वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी है, इसको हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपने डिस्कस कर रखा है। तो ये जो वर्चुअल ट्रेनिंग टूल्स हैं इसका इस्तेमाल करके जो सेल्स टीम है उनको जो है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरीके से कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, मार्केट की स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में, सेल्स टेक्निक को डेवलप करने में जो है वहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है सेल्स टीम को। तो डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल ट्रेनिंग है, जैसे एआई चल रहा है तो एआई के बारे में नॉलेज नहीं है तो अब आसानी से जो है गूगल का जो है एआई वहाँ पर एआई से रिलेटेड कोर्स है, आप जो है वहाँ से जाके करके आप कहीं से भी हो, कहीं भी बैठे हो, आप आसानी से किसी भी समय जो है आप उस एआई कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इससे सेल्स टीम का एआई का नॉलेज वहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी जो है टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी हो कभी भी कर सकते हैं इस कोर्स को, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स एक्टिविटीज़ होती है एम्प्लॉय की वो डिस्टर्ब नहीं होती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। एम्प्लॉय अपना सेल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जा रहा है और साइड बाय साइड वो जो है अपना ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रहा है। क्लियर। तो ये जो है डिफरेंट रोल है टेक्नोलॉजी का सेल्स प्लानिंग में, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड डेटा को सेव करने से हो, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड डेटा को जो है एनालिसिस करने से हो, सेल्स को ऑटोमेशन करने से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, लीड को जनरेट करना हो, सेल्स फोरकास्टिंग करना हो, या फिर सेल्स टीम को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, उन सभी में जो है टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। और आज के टाइम पे आप कोई भी काम हो, आपका खुद का भी देखेंगे तो आपका कोई काम है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल होता है, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर जरूर होता है। एथिक्स इन सेलिंग, इस चीज़ को समझने से पहले समझते हैं कि एथिक्स क्या होता है। देखिए एथिक्स को हम हिंदी में कहते हैं नीति या फिर आचरण कह लीजिए। क्लियर। नीति या फिर आचार, आचार नीति, नीति शास्त्र, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए एथिक्स का मतलब होता है कि वो मोरल प्रिंसिपल्स जो कि डिफाइन करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी सही है, कौन सी एक्टिविटी गलत है। यानी कि एथिक्स है जो कि बिहेवियर को गाइड करते हैं कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है। जैसे कि बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, ये एथिकली राइट है। फॉलोइंग रूल्स, ये भी एथिकली राइट है। परफॉर्मिंग योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फुल एफर्ट, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरे एफर्ट के साथ जो है वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो तो ये एथिकली राइट होगा। लेकिन वहीं पर आपको जो काम दिया गया है आप जो है उसमें जो है बीच बीच में टाइम निकाल के आराम कर ले रहे हो, पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो ऐसे में वो एथिकली रॉन्ग होता है। तो एथिक्स क्या है? ये मोरल प्रिंसिपल हैं जो कि गाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एथिकली राइट बिहेवियर ही शो करना चाहिए, रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो एथिक्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट से ही स्टार्ट हो, यानी कि एथिकली राइट वर्क जो है वो टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को देख कर ही मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट हैं ये जो है उसको फॉलो करते हैं। भाई जैसा टॉप मैनेजमेंट करेगा वैसा ही मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल हैं वो लोग भी परफॉर्म करेंगे। अगर टॉप मैनेजर्स हैं वही जो है चीटिंग कर रहे हैं, वही जो है मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो मिडिल लेवल पे और जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी वही काम करेंगे। तो इसीलिए एथिकली राइट बिहेवियर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लोगों को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर राइट बिहेवियर शो किया जाएगा तो अदर लेवल और अदर एम्प्लॉइज जो हैं वो भी राइट बिहेवियर शो करेंगे। तो इट इज़ अ लीडरशिप इशू एंड द सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर एमडी मस्ट सेट द एग्जाम्पल। तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनको एथिकली राइट बिहेवियर शो करना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे कि बाकी जो एम्प्लॉइज हैं वो जो है एथिकली राइट बिहेवियर शो करें। क्लियर। तो एथिक्स इन सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल्स में, सेलिंग में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एथिकली राइट होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी एक्टिविटी है जो कि एथिकली राइट होगी, कौन सी एक्टिविटी है जो कि एथिकली रॉन्ग होगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो इसके लिए अगर आप कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट के गलत फीचर्स बता रहे हो जो उस प्रोडक्ट में वो फीचर है ही नहीं, और फिर भी आप जो है क्लेम कर रहे हो कि वो फीचर्स हैं, तो ये एथिकली रॉन्ग होगा ना, कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना एथिकली रॉन्ग होता है। तो
अवॉइडिंग मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये एथिकली राइट एक्टिविटी है। और अगर कोई सेल्स पर्सन या फिर कोई भी सेल्स मैनेजर मिस रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी सर्विस को लेकर, कोई डिफेक्ट है प्रोडक्ट में उसको हाइड कर रहा है, फॉल्स क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट को लेकर, तो फिर वो एथिकली रॉन्ग होगा। क्लियर? तो अवॉइड करना चाहिए। सेल्स मैनेजमेंट में एथिक्स की बात हो रही है तो मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर नेक्स्ट है कस्टमर प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। भाई आप कहीं भी जाते हो प्रोडक्ट परचेज करें तो बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर लिया जाता है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट जो लास्ट के होते हैं वो जो है वो लोग सेव कर लेते हैं। तो ऐसे में जो कस्टमर के डेटा हैं उनको प्राइवेट करना, उनको जो है उनकी सिक्योर रखना, ये कंपनी की, ये सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके डेटा को सिक्योर रखना ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अनऑथराइज यूज करेंगे कस्टमर का डेटा, कस्टमर के डेटा का, तो फिर इस केस में ये एथिकली रॉन्ग होगा। क्लियर? और अगर ये चीज़ पब्लिकली बाहर आ जाती है कि हाँ किसी कंपनी ने जो है कस्टमर के डेटा का गलत इस्तेमाल किया है, तो ऐसे में उस कंपनी की इमेज जो है वो खराब होती है मार्केट में, और फिर कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर देगा। तो सेल्स मैनेजमेंट में ये भी जरूरी है कि कस्टमर के डेटा को प्राइवेसी, कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखा जाए और उसको प्राइवेट रखा जाए, कोई और अनऑथराइज यूज उसका ना हो। प्रेशर टू मीट टारगेट, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्स मैनेजर होते हैं या फिर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो जो है अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को जो है वहाँ पर प्रेशराइज करते हैं कि आपको टारगेट अचीव करना ही होगा। क्लियर? नहीं तो आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी या फिर जो है आपके साथ जो है नेगेटिव फीडबैक वहाँ पर जाएगा आपका। क्लियर? तो ऐसे में क्या करते हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सेल्स पीपल होते हैं, वो लोग गलत तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कस्टमर को प्रेशराइज करने लगेंगे, कस्टमर की नीड नहीं होगी फिर भी उसको जो है नीड जनरेट करवाएंगे। क्लियर? या फिर प्रोडक्ट को मिस रिप्रेजेंट करके जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हैं। तो ऐसे में भी जो है ये एथिकली रॉन्ग होता है। तो कभी भी सेल्स मैनेजमेंट, अगर कोई सेल्स मैनेजर है उसको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए टारगेट को फुलफिल करने के लिए। क्लियर? अगर टारगेट को फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज करेगा तो सेल्स पीपल जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस में एंगेज हो जाएंगे, झूठ बोलेंगे, मिसरिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है यूज ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गेन। तो ये भी, अगर कोई भी सेल्स पर्सन है, सेल्स मैनेजर है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कस्टमर के इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करती है, चाहे वो अपने पर्सनल फायदे के लिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए, तो वो भी अनएथिकल होगा, वो एथिकली रॉन्ग होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से सेल्स पीपल की बात करें तो सेल्स पीपल कई बार होता है कि वो कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उसका जो है मिसयूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कंपनी ने व्हीकल दिया है, कार दिया है कि आप मार्केट में जाइए, कस्टमर से कांटेक्ट करिए, और उसी कार का इस्तेमाल जो है कोई एम्प्लॉय है, कोई सेल्स पर्सन है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए करने लग जा रहा है, वो कहीं घूमने लेके चला गया या फिर कहीं और चला गया, तो ये मिसयूजिंग है कंपनी के एसेट्स का और ये एथिकली रॉन्ग होगा, यानी कि ये अनएथिकल होगा। क्लियर? कोई भी, चाहे वो कोई कंपनी की सप्लाईज को आप चोरी कर रहे हो, कोई सेल्स पीपल है वो कंपनी में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, A4 की बंडल सीट आ रही है, पेन पेंसिल आ रहा है, स्टेशनरी आते हैं, क्लियर? तो अब उसी को जो है वो घर लेके चला जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये अनएथिकल बिहेवियर होगा और ये एथिकल नहीं है। क्लियर? और इससे क्या होगा कि इससे इमेज खराब होती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की भी, और कभी भी वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही, कि कोई भी गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो उसकी इमेज खराब होगी, उसका करियर जो है वहाँ पर चौपट हो सकता है। टेक्नोलॉजी थेफ्ट भी होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी होती है उसका अनऑथराइज यूज किया जाता है एम्प्लॉयज की तरह, और जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है उसका जब बिना ओनर के परमिशन के इस्तेमाल किया जाता है सेल्स पीपल के द्वारा, तो उसको टेक्नोलॉजी थेफ्ट कहते हैं। क्लियर? तो यानी कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना, चाहे वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो चाहे किसी और के लिए कर रहे हो, अगर ये गलत इस्तेमाल करते हो तो ये भी अनएथिकल होगा, यानी कि ये एथिकल नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी थेफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये एथिक्स होते हैं सेलिंग में। क्लियर? ये एथिक्स होते हैं सेलिंग में, कि जब भी कोई सेल्स पीपल है वो सेलिंग कर रहा है तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए प्रोडक्ट सर्विस का, कस्टमर के डेटा को सिक्योर रखना चाहिए, टारगेट को मीट करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, सेल्स पीपल को सेल्स मैनेजर द्वारा कस्टमर के इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कहीं नहीं करना चाहिए, कंपनी के एसेट्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी थेफ्ट नहीं करना चाहिए। क्लियर? वहीं पर हम बात कर लें लीगल एस्पेक्ट्स इन सेल्स मैनेजमेंट की, तो देखिए बहुत सारे ऐसे जो है लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि कंपनीज को परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो आप कह लीजिए कि सेल्स मैनेजर को जो है बहुत सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर कोई भी कंपनी, कोई भी सेल्स मैनेजमेंट टीम है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे में उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं, और इससे क्या होगा कि उनकी इमेज जो है वो खराब होगी। तो कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अवॉइड लीगल पेनल्टीज, प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट एंड इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन। तो रूल, रेगुलेशन, लॉज, इन सबको फॉलो करने से क्या होता है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल पेनल्टीज नहीं लगेगी, पहली बात। उसके
उसकी इमेज मार्केट में अच्छी रहेगी, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कंज्यूमर को जो है राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, और फेयर कंपटीशन, तो मार्केट में भी फेयर कंपटीशन बना रहेगा। इसलिए रूल रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना जरूरी है। तो जैसे कि कुछ रूल्स हैं रेगुलेशन हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर, क्लियर। तो जैसे FSSAI है, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, हॉलमार्क है। तो अगर जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले तो BIS मार्क होना चाहिए, हॉलमार्क जैसे गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो तो वहाँ पे हॉलमार्क होना चाहिए, फूड से रिलेटेड कोई आइटम परचेज करते हैं FSSAI का जो है वहाँ पर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ये इनके रूल रेगुलेशन को भी जो है कंपनी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को नहीं बना रहे हो तो यानी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, प्रोडक्ट सेफ नहीं है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं, क्लियर। इसके अलावा बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे एक्ट है जो कि कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। सेल्स मैनेजर को ये चीज ध्यान देना होता है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग उनका सारा काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये एक्ट है, ये इस चीज को इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वालिटी वो अच्छी है, प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए सेफ है, और अगर कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उस केस में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर को रिड्रेस भी किया जाता है, यानी कि कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है, उसको वहां पर जो है सही मुआवजा भी दिलवाया जाता है, क्लियर। इसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को करने पड़ते हैं अलग अलग लोगों से, तो वहां पर जरूरी है कि एक प्रॉपर सेल्स एग्रीमेंट हो, वहां पर जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, यानी कि लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो है प्रोडक्ट को जबरदस्ती जो है सर पे किसी के सर पे बंदूक रख के उसको सेल कर दिया, तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जो है वहां पर फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं फॉलो किया तो लीगल एक्शन उनके पर लिया जा सकता है। कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसको भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है, और ये एक्ट है जो कि प्रिवेंट करती है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग लोग कर लेते हैं, मार्केट शेयरिंग कर लेते हैं, तो ऐसे में जो है कंपटीशन वहां पर खत्म हो जाता है। भाई मार्केट शेयरिंग कर लिए, यानी कि दो कंपनी है, एक कंपनी बोली कि मैं जो है साउथ में बिजनेस करूंगी, दूसरा कंपनी बोला ठीक है मैं नॉर्थ में बिजनेस करूंगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। साउथ में के लिए केवल उसी कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, नॉर्थ में केवल दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर जो है वहां पर ज्यादा प्राइस। अब मार्केट शेयरिंग में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे चार कंपनीज हैं, तो चारों ने क्या किया कि एक ईस्ट साइड, एक वेस्ट साइड, एक जो है नॉर्थ साइड, एक जो है साउथ साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं, साउथ साइड के मार्केट को सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो लोग जो है डील करते हैं कि कोई दूसरे के मार्केट में नहीं इंटर करेगा, दूसरे के मार्केट में प्रोडक्ट नहीं सेल करेगा। तो ऐसे में जो कंपनी है वो अपने एरिया में इकलौता मोनोपोली हो जाएगी, इकलौते होंगे जो किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो ऐसे में जो है अपना मनमानी जो है वो किसी से भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वहां पर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया है, जो कि प्रिवेंट करता है कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो करने से, ठीक है, कि प्राइस फिक्सिंग नहीं कर सकते हो कि सब लोग एक ही साथ प्राइस बढ़ा रहे हो, सब लोग एक ही साथ प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, मार्केट शेयरिंग नहीं कर सकते हो कि भाई ये मेरा मार्केट है, यहाँ पे तुम नहीं आके, आप कोई भी, आप इंडिया में देखेंगे कोई भी कहीं भी जाके जो है बिजनेस परफॉर्म कर सकता है। ये जो है कंपटीशन को बढ़ावा देता है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, राइट प्राइस पे जो है प्रोडक्ट वहां पर कस्टमर को मिलेगा, क्लियर। इसके अलावा लेबर लॉज हैं, जो कि सेल्स पीपल, जो सेल्स मैनेजमेंट टीम है उसमें जो लोग होते हैं उनको कैसे रिक्रूटमेंट होगा, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, उनको रेम्युनरेशन कितना देना है, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, वो सारों से वो। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेल्स पीपल होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, उनका रेम्युनरेशन कितना होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसी देनी है, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो लेबर लॉज में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कंज्यूमर का डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, कि कोई भी गलत इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना है, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट होता है, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी कंपनी का कोई दूसरा नाम नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, कोई कंपनी है उसका लोगो कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता, और अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उसके ऊपर वहां पर केस हो जाएगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्लियर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर है। इसी तरीके से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट कस्टमर को सेल किया जा रहा है वो राइट वेट में है, राइट मेजर में है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में, सही मेजर में है, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, उसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, तो ये अलग अलग जो है वहां पर रूल्स हैं, एक्ट हैं, लॉज हैं, जिसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। और अगर किसी भी लॉज को, किसी भी एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी लॉज या रूल को ब्रेक करते हैं, तो वहां पर उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी, और यहाँ तक भी हो सकता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी कर दिया जाए, क्लियर। तो ये जो है एथिक्स हैं सेल्स मैनेजमेंट में, या फिर एथिक्स इन सेलिंग में, और लीगल एस्पेक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, क्लियर।
विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।